Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग बच्चों. Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आयन क्लास ज्वाइन करो बच्चे. आयन वॉइस आ रही है बच्चे? मैंने कहा आयन क्लास ज्वाइन कर लो बच्चे. क्लास वॉइस आ रही है बच्चे? अलेश बच्चे ये आपकी क्लास नहीं है, आप लीव कर सकते हैं. आपकी क्लास कल है बच्चे. अलेश ठीक है? अलेश अलेश बच्चे. अलेश मेरी वॉइस आ रही है आपको?
तो लास्ट क्लास में हम फंक्शनल आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे थे। यस और नो एवरीवन? यस सर। ठीक है, मैंने 3 केसेस कराए थे बच्चों, एक केस और देख लो। अमाइंस के केस में भी हमें फंक्शनल आइसोमरिज्म देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, C3H11N, सॉरी C3H7N। तो अब इससे आप कौन कौन से आइसोमर बना सकते हो? एक तो आप बना सकते हो प्राइमरी अमाइन, CH3 CH2 CH2 NH2। सर क्या फॉर्मूला था? बच्चे इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ अमाइंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है, यस सर। C3H7N है, ठीक है? इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम अमाइंस बना सकते हैं। पहला है प्राइमरी अमाइन, दूसरा क्या पॉसिबल है? सेकेंडरी अमाइन, और तीसरा क्या पॉसिबल है बच्चों? टर्शियरी अमाइन। आप टोटल नंबर ऑफ, एक सेकंड बच्चों, 3 to 5 to 7 to 9, 9 C3H9 9, 3 to 6 to 8 9, CH3 and CH3 CH, टर्शियरी। हम 3 तरह के अमाइंस फॉर्म कर सकते हैं बच्चे, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, और तीसरा टर्शियरी। क्लियर एवरीवन? टेल मी डिफरेंस क्या है बच्चों? ध्यान रखिए, प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है? आप नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट व्हिच वन इज प्राइमरी, व्हिच वन इज सेकेंडरी एंड व्हिच वन इज टर्शियरी। यस और नो बच्चों? टेल मी। यस सर। देखो, यस यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है दैट इज प्राइमरी, जहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन हो, 2 एल्काइल ग्रुप हो दैट इज सेकेंडरी, और जहाँ नाइट्रोजन के साथ 1 ही हाइड्रोजन ना हो दैट इज टर्शियरी। तो अमाइंस के केस में भी आपको क्या देखने को मिलता है? फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो सेम है बट अमाइंस डिफरेंट। मतलब फंक्शनल ग्रुप तो अमाइन है बट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी यानी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। क्लियर एवरीवन? टेल मी। यस सर। यस सर। ठीक है एलेश बच्चे, आप क्लास लीव कर दो, ये आपके बैच की क्लास नहीं है एलेश। भावर्त, ये अथर्व क्यों नहीं आ रहा यार? उसका कोई सैट का एग्जाम चल रहा था, अभी तक हुआ नहीं क्या? भावर्त पता है कुछ? भावर्त, भावर्त बच्चे मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, पता नहीं सर। यार एक बार अगर पॉसिबल है आपके लिए, सॉरी बट अगर आपके लिए पॉसिबल है, एक बार अथर्व को मैसेज करके कॉल करके आप बात करके बता सकते हैं तो प्लीज, ठीक है? अभी कर लेना, जब मैं नोट करने के लिए बोलूंगा तब कर लेना, ठीक है बच्चे? ये तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई मेटामरिज्म देखो बच्चों, चलो कोई नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप, नेक्स्ट आइसोमर आता है मेटामरिज्म। क्लियर? मैंने आप सबको बोला था बच्चों, जो मैंने नोट्स भेजे हैं उस नोट्स में से ही आपको इनकी सबकी स्टेटमेंट लिखनी है। क्लियर बच्चों? कर लोगे ना नोट्स में से आप लोग? यस सर। क्लियर? Yes, अच्छा, sir. नेक्स्ट दूसरी, हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? नोट्स के अंदर बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि नोट्स के अंदर अब एक पार्ट आएगा स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ना है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करना है बच्चों, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? अभी आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्लियर बच्चों? ध्यान रखेंगे। सर आप पेज Yes, नंबर्स sir. बता सकते हो कौन से हमें करने हाँ हैं? बच्चे, आप पेज नंबर्स बता सकते हो हमें कौन से पढ़ने हैं? अभी तो पेज नंबर मेरे को पता नहीं है बट आप जब खोलोगे आइसोमरिज्म तो आइसोमरिज्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से सब कुछ करते हुए चलेंगे। जब स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टार्ट होगा तो उसके अंदर सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, बाकी आइसोमरिज्म सारा कर, ठीक है? स्टीरियो के ओके अंदर सिर्फ ज्योमेट्रिकल कर। क्लियर बच्चे? तो पेज नंबर ओके मेरे को सर। याद नहीं, ठीक है बच्चों? क्लियर है? यस सर। मेटामरिज्म में बात होती है उन फंक्शन ग्रुप की जो चेन के बीचों बीच आते हैं। मेटामरिज्म में क्या कहा जाता है बच्चों? अगर आप फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप हैं उनकी पोजीशंस को चेंज करते हो देन इट इज कॉल्ड मेटामरिज्म। जैसे ये जो मैंने फंक्शन ग्रुप लिखे हैं ये चेन के बीचों बीच प्रेजेंट है। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ, मैंने आपके सामने लिखा बच्चों पेंटेन 3 ओन,
Yes or no? Everyone tell me. इसका Yes, formula sir. 5 कार्बन का एक कीटोन है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं, तो दिस इज नोन एज पेंटेन 3-one. एवरीवन टेल मी यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. दिस कंपाउंड इज पेंटेन 3-one. अब ये जो पेंटेन 3-one आपको दिख रहा है, मुझे क्या करना है, दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है इसको चेंज करना है और जितनी भी डिफरेंट चेन है वो बनानी है. कीटोन एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो हमेशा चेन के बीच में आएगा, ऐसे ही NH हमेशा चेन के बीच में आएगा, O हमेशा चेन के बीच में आएगा. मुझे इनके दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स है उनकी पोजीशन को चेंज करना है. जैसे अगला केस देखेंगे बच्चों, दिस इज नोन एज पेंटेन 2-one. क्लियर? तो ये दोनों क्या है बच्चों, आप इसके अंदर अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दोनों आप एक तरह से नहीं कह सकते हो, दे आर पोजीशन आइसोमर्स आल्सो. व्हाई? बिकॉज़ चेन इज एज इट इज एंड वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. एवरीवन टेल मी यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. चेन तो एज इट Yes, इज रखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर रहा हूं. ठीक है, बट इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ चेन को एज इट इज रखना है. अगर चेन चेंज हो सकती है तो आपको चेन को भी चेंज करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. मैंने पेंटेन 3-one का जो एग्जांपल लिया उसमें दोनों तरफ दो अल्काइल ग्रुप थे, मैंने एक तरफ एक कर दिया, दूसरी तरफ 3 कार्बन कर दिया. यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 2 कार्बन थे, कीटोन बीचों बीच था. अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप दोनों तरफ जो कार्बन एटम्स है उनको चेंज कर सकते हो. जैसे इस तरफ आपने 1 कार्बन कर दिया, इस तरफ 3 कार्बन. अब कई बच्चे कहेंगे सर इस तरफ 3 कार्बन कर दो, इस तरफ 1 कार्बन, बात वही रहेगी. इस कंपाउंड को भी पेंटेन 2-one ही कहेंगे, क्योंकि फंक्शन ग्रुप को आपको छोटा नंबर देना है ना बच्चों. Yes, sir. उसका घूम फिर का नाम वही आ जाएगा. हाँ, तो ये भी पेंटेन 2-one है, ये भी पेंटेन 2-one है. तो आप अगर इसको चेंज करते हैं तो ये आइसोमर्स नहीं माने जाएंगे, बिकॉज़ दे आर सेम. हाँ, पेंटेन 3-one एंड पेंटेन 2-one आर मेटामर्स. दे आर कॉल्ड मेटामर्स. तो मेटामर्स में क्या बोला जा रहा है, दोनों तरफ जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है उसके कार्बन एटम्स को चेंज करके नई चेन जब आप बनाते हैं तो उसे हम मेटामर्स कहते हैं. क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक है, चलो वेरी गुड. और एग्जांपल देखते हैं. ईथर्स की नेमिंग आपको नहीं आती है तो पहले मैं आपको ईथर्स की नेमिंग के बारे में बताता हूँ. ईथर्स की नेमिंग कैसे करते हैं. जैसे मान लो बच्चों ROR-. ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो जिस तरफ भी अल्काइल ग्रुप कम होंगे उसे हम O से अटैच कर देते हैं और उसे हम कहते हैं एल्कोक्सी. और जिस तरफ भी कार्बन ज्यादा होंगे उसे हम कंसीडर करते हैं बच्चों एल्कीन, जिसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्कीन. नाउ व्हाट इज द कंडीशन. कंडीशन ये है बच्चों, जिस तरफ कार्बन एटम कम होंगे जिस तरफ कार्बन एटम कम होंगे बच्चों उसे O के साथ अटैच करना है, और जिस तरफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसे हम पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे. सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? सर ये वाला समझ नहीं आ रहा थोड़ा. दोबारा सुनिए बच्चे. आपको फॉर्मूला दिख रहा है बच्चे, फॉर्मूला है ROR या ROR-. ठीक है बच्चे? Yes, sir. ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है. अल्काइल ग्रुप क्या 1 कार्बन का भी हो सकता है जी, 2 कार्बन का भी हो सकता है. ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत इजी है. मैंने मेटाबॉलिज्म में क्या बताया है, जितने भी ये फंक्शन ग्रुप मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये चेन के बीचों बीच आएंगे, यानी कभी भी एंड में नहीं होगा, चेन के बीच में होगा. क्योंकि ये सारे फंक्शन ग्रुप चेन के बीच में होंगे तो दोनों तरफ जो कार्बन एटम मिलेंगे उनको आपको इस तरह से चेंज करना है कि अलग अलग चेन हो. जैसे पहले केस में मैंने दिखाया था कि कीटोन जो है वो 3rd कार्बन पे आ रहा है, मैं उस कीटोन को कहाँ ले गया बच्चों, 2nd कार्बन पे. तो जो दोनों तरफ कार्बन एटम थे वो चेंज हो गए. कैसे? पहले दोनों तरफ 2 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप था, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन. इसे हम मेटामर्स कहते हैं. अब मैंने आपको बताया एक फंक्शन ग्रुप है ईथर, क्योंकि अमाइन का नेम आप जानते हो. देखो अमाइन का आइसोमरिज्म एक केस दिख रहा है ना आपको. ठीक है, तो अमाइन के भी केस करेंगे, पहले ईथर को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ईथर की नेमिंग आपने नहीं पढ़ी है, तो पहले आपको नेमिंग बता रहा हूँ कैसे करते हैं. मैंने कहा बच्चों ईथर में क्या होगा, फॉर्मूला होगा ROR या ROR-. या तो दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं या दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं. मान लीजिए इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, ऐसा हो सकता है. हमें क्या करना है बच्चों, अगर दोनों तरफ कार्बन एटम डिफरेंट तो जहां पर भी कार्बन कम है उसे O से अटैच करके एल्कोक्सी मानना. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है RO यानी OR. आपको याद होगा OR को हम एल्कोक्सी कहते थे, याद है बच्चों? Yes, sir. मिथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी, याद नहीं आ रहा Yes, sir. Yes, ना? sir. तो OR को हम क्या कहते थे बच्चों, एल्कोक्सी. मैंने आपसे क्या बोला है, आपको आराम से ईथर को देखना है. पहले दोनों तरफ कार्बन एटम कंसीडर करने हैं, जहां पर भी कार्बन एटम कम होंगे बच्चे उसे O से अटैच कर देंगे, और उसे O से अटैच करके क्या कंसीडर करेंगे, एल्कोक्सी. ठीक है, और जहां कार्बन ज्यादा होंगे उसे एल्कीन मान लेंगे.
तो यहाँ कार्बन कम थे, मैंने इसे क्या मान लिया, एल्कोक्सी O के साथ अटैच कर दी, और दूसरा जहाँ कार्बन ज्यादा है उसे मान लिया एल्केन। अब एग्जांपल देखो ज्यादा अच्छे से क्लियर। CH3 CH2 O CH2 CH3। अब यहाँ तो दोनों तरफ सेम कार्बन है, किसको एल्कोक्सी मानोगे, किसको एल्केन? ये तो तब एप्लीकेबल था ना बच्चों जब एक तरफ कम कार्बन हो, एक तरफ ज्यादा कार्बन हो। ये तो आप तब करते थे ना, यस और नो, हैविंग लेस कार्बन, हैविंग मोर कार्बन, यस और नो बच्चों, टेल मी। Yes, sir. Yeah, now we have same number of carbon on both sides. Then how we will write the name? Sir, ethoxyethane. हाँ Sir, ethoxyethane. हाँ, हम क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों तरफ, जब दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो तो किसी को भी O से अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर इसको O से अटैच कर दिया तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, और दूसरी तरफ दो कार्बन एटम है, दिस विल बी इथेन। एवरीवन टेल मी यस और नो बच्चों। Yes, sir. फिर से Yeah. रिसर्च वाले पॉइंट। दोबारा सुन लो बच्चे, अभी आपने क्या देखा, दोनों तरफ दो दो कार्बन है ऑक्सीजन के, बताइए बच्चे यस और नो, जी सर। है ना? तो अब आप किसको छोटा मानोगे, यानी किसको एल्कोक्सी मानोगे और किसको एल्कीन मानोगे? एल्कोक्सी तो आप उसे मानते हो जहाँ पे कार्बन कम हो, उसे आप O से जोड़ देते हो और एल्कोक्सी मान लेते हो। अभी तो दोनों तरफ सेम कार्बन है, ठीक है। जनरली हम किसको एल्कोक्सी मानते हैं जहाँ पे कार्बन कम है, एल्केन किसे मानते हैं जहाँ पे कार्बन ज्यादा, बट अभी तो दोनों तरफ सेम कार्बन है, तो आप किसी को भी एल्कोक्सी मान सकते हो, किसी को भी एल्केन। जैसे इन दो कार्बन को मैंने O से अटैच कर दिया, इसे इथॉक्सी बना दिया, यानी OC2H5 क्या होता है, इथॉक्सी ना। OCH2CH3 तो होता है बच्चों ये, यस और नो, यस सर। है ना? तो Yes, ये हो sir. गया आपका इथॉक्सी और ये आपकी पेरेंट चेन हो गई इथेन। क्लियर? पहले ये समझ में आया बच्चों मैंने इसका नाम कैसे लिखा है? Yes, sir. सर मतलब हमें इसमें किसी को भी जोड़ सकते हैं और पेरेंट चेन बना सकते हैं सर, इक्वल वाले इसमें, इक्वल नंबर इसमें कार्बन। कम में नहीं, इसमें, इसमें क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ सेम कार्बन। क्लियर? अब मेटामरिज्म में मुझे क्या करना है, मुझे दोनों तरफ कार्बन एटम को चेंज करना है। तो मैंने एक तरफ एक कार्बन कर दिया बच्चों, दूसरी तरफ 3 कार्बन कर दिया। बताएं बच्चों, क्लियर है यस और नो? यस सर। Yes, sir. है ना? एक तरफ मैंने एक कार्बन कर दिया, दूसरी तरफ मैंने 3 कार्बन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक कार्बन करा है बच्चों, यहाँ पे मैंने 3 कार्बन करे। अब क्या होगा, जहाँ पे कार्बन कम है उसे O से अटैच कर देंगे। यस और नो बच्चों, टेल मी। यस सर। बच्चों मैं बता दूं पहले, या तो आप ही आ जाओ फिर मेरे घर पे बोर्ड पे पढ़ा दो। O के साथ अटैच कर दिया बच्चे CH3 को, दिस विल बी मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3, दैट इज प्रोपेन। एवरीवन टेल मी यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर एवरीवन? अच्छा, नाउ सी इफ देयर इज एनी अदर पॉसिबिलिटी, क्या कोई और चेन बना सकते हैं हम ऐसे? अब आप No, कहोगे सर इन 3 कार्बन एटम्स को लेफ्ट में ले आओ, एक कार्बन को राइट में ले जाओ, बात तो वही आ जाएगी यार, यस और वो नो? नाम सेम होगा। नाम सेम होगा, है ना? जहाँ पे कार्बन Yes, कम हो sir. गया मिथॉक्सी हो जाएगा, दूसरा प्रोपेन हो जाएगा। मतलब इसको अगर आप ऐसे भी लिख देते हो, तो ये Yes, तो sir. सेम बात वही है. है ना, दिस इज सेम थिंग, दैट इज मिथॉक्सी प्रोपेन। पहले आपको ये सबको समझ में आ रहा है व्हाट आर मेटामर्स, हम कर क्या रहे हैं मेटामरिज्म में? हमने एक सिंपल सी बात बोली है, वो सारे फंक्शन ग्रुप जो चेन के बीचों बीच आते हैं, हमें उनके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दो दो कार्बन थे, मैंने एक तरफ एक कर दिया, एक तरफ 3 कर दिया, ये तरफ। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो दो कार्बन थे, मैंने एक तरफ एक कर दिया, एक तरफ 3 कर दिया। तो मुझे ऐसे चेन को चेंज करना है, और जितनी डिफरेंट पॉसिबल चेन है उतनी चेन बनाना है। क्लियर एवरीवन, टेल मी। So तो मेटामेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है फिर? सॉरी, मेटामेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है? अभी देखो, अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें यही आइसोमर्स बन सकते हैं या और कोई पॉसिबिलिटी? सिद्धार्थ बच्चे, सिद्धार्थ यस सर। बच्चे, इस कंपाउंड का नाम बताएंगे? सर एक मिनट। हाँ, 1 मिनट ले लो बच्चे। पहले तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये इसका नाम लिखोगे तो पता चलेगा कि ये चेन डिफरेंट है या ये चेन सेम, ठीक है? तो एवरीवन ट्राई राइट डन सर। कंपाउंड, एवरीवन। सर लग तो वही रहा है सर, सर मिथॉक्सी प्रोपेन ही लग रहा है। एग्जाम में आंसर लिखने के लिए बोलेंगे तो लग तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में लिख के आते हो, क्या लग तो यही रहा है, टिक करते हो सीधा आंसर है? सॉरी सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मैसेज, उसमें लिखते हो एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन ए एंड सी, मुझे लग रहे हैं। सर 3-4 लगते हैं।
हाँ जी, कोई कह रहा है बच्चे सेम है? तो मेथॉक्सी प्रोपेन ही है, मुझे भी लगता है। सर मिथॉक्सी 1 मीथेन 1 मिथाइल ब्यूटेन। ओ, वो ब्यूटेन कहाँ चला गया भाई? सर हाँ इसका बच्चे। ऐसे ले सकते हैं, 2 हाँ? मिथाइल सर, 2 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन ऐसा कुछ। देखो ध्यान से समझते हैं। आप लोगों ने ट्राई मार लिया, जिस सबने मारना था, और किसी को कोई आंसर देना है? यस सर। हाँ बच्चे, वेरी गुड। मिथॉक्सी 1 मिथाइल इथेन। मिथॉक्सी 1 मिथाइल इथेन, वेरी गुड। ठीक है, यस सर। देखो ये होता है, पता है, हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, हम बेसिक चीजों को भूल जाते हैं। आपको आसान भी चीज कराओ, आपको आसान चीज भी कराओगे ना, तो आपको लगेगा यार कितना कॉम्प्लिकेटेड पड़ा है। आईयूपैक का बेसिक रूल क्या? पहला रूल द सिलेक्ट नंबर द पेरेंट चेन। मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा तेज बोलो। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरे को तो ये दिख रही है, 3 कार्बन एटम की। ये सुनो बच्चों, यस सर। यस है ना? सर। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मुझे ये दिख रही है 3 कार्बन एटम की, और उसमें ये पूरा मिथॉक्सी कहलाता है। अब ये मिथॉक्सी कहाँ लगा हुआ है? सेकेंड पे, तो इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। यस सर। बताओ बच्चों, मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाई इसमें? आपने वही रूल जो पढ़े हुए हैं वही तो यूज करे हैं ना, मैंने तो कोई और रूल यूज, मतलब बेसिक रूल है, फंक्शन रूल भी नहीं है। Yes or no? यस सर। यस सर। यार आपने इसका नाम कैसे लिखा था? आपने यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी थी, 1 2 3, फर्स्ट से मिथॉक्सी लगा था, इसलिए 1 नहीं लिखा, नहीं तो उसका नाम होता 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। एवरीवन दिख रहा है बच्चों डिफरेंस क्या है इसमें? कोई वो नहीं है आपने सोचा कि यार कोई तगड़ा फंक्शनल ग्रुप है और उसका नेमिंग सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कर रखा है, करा है नहीं करा बच्चों? कहीं नहीं। ये तो मतलब बेसिक्स है, आई थिंक। यस सर। Basic है, बिल्कुल बेसिक है। आईयूपैक नेम जो है इसका वो बिल्कुल बेसिक है। आपको सब्सटेंट, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, आपने सेलेक्ट करी, 3 कार्बन की मिली। सुनो यस सर। यस सर। और उसमें आपको सेकंड पे क्या दिख रहा है? एल्कोक्सी ग्रुप लगा है, दैट एल्कोक्सी ग्रुप इज मिथॉक्सी। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या ये मेटामर है या नहीं? यस सर है। तो क्या ये तीनों कंपाउंड्स डिफरेंट है या नहीं है? टेल मी। सर डिफरेंट है। यस सर है। दे आर डिफरेंट, देन इट विल बी अ मेटामर। अब क्वेश्चन किसी ने पूछा कि सर चेन आइसोमर और इसमें क्या फर्क रहेगा? अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर चेन सेम है? नो सर। नो सर। क्लियर एवरीवन? टेल मी। मेटामरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर अगर आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, आप लोगों ने अगर टाइम निकाला और आपने पढ़ा हो पीडीएफ से, तो उसमें बोला गया है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सबस्टेंट विद इन द सेम कार्बन चेन। कार्बन की चेन को सेम रखना है, डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड, सबस्टेंट की पोजीशंस को चेंज करना। क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या चेन को सेम रख रहे हो? नो सर। यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन थी वो इथेन थी, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो प्रोपेन है, तो चेन सेम कैसे हुई बच्चे? अगर चेन सेम नहीं है तो आप इसे पोजीशन आइसोमर कैसे कह सकते हो? हाँ, आप यहाँ पर इन्हें पोजीशन आइसोमरिज्म कह सकते हो, बिकॉज़ इन बोथ द केसेस चेन इज ऑफ 5 कार्बन एटम्स। यस और नो? यस सर। क्लियर? एंड यू आर चेंजिंग ओनली द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? बट यहाँ पे तो आपने चेन ही चेंज कर दी ना। यस और नो बच्चों? दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन। टेल मी एवरीवन। यस सर। पोजीशन आइसोमरिज्म कहता है, पोजीशन आइसोमरिज्म कहता है आपको चेन को एज इट इज रहने देना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दीजिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दीजिए, सबस्टेंट की पोजीशन को चेंज कर दीजिए, बट यू विल नॉट चेंज द चेन। इफ यू विल चेंज द चेन देन इट विल बी चेन आइसोमर, इट विल बी नॉट a position isomer. Clear everyone? Tell me. यस सर। समझ में आया बच्चों? मेटामरिज्म में क्या कर रहे हैं? 3 फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ सिंपल से, चेन के बीच में आएंगे, दोनों तरफ कार्बन एटम को चेंज करना है। किस तरह से चेंज करना है कि जितनी भी अलग अलग चेन बन सकती है बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन करना चाहेंगे आप लोग? यस सर। यस सर। करो, इसे ट्राई करो। सर ये नोट करना है अभी। बिल्कुल बच्चे, तो पढ़ना है। सर इनके सारे मेटामर्स बनाने हैं इसके? हाँ बच्चे। इसके सारे मेटामर्स बनाने हैं इस क्वेश्चन हाँ में? हाँ, that means you have to change carbon atoms on both sides in such a way that you will get different chains. Okay? यस सर, फाइन।
एवरीवन क्लियर? अब इसके फंक्शनल आइसोमर बोल दूंगा तो क्या बना दोगे? सेकेंडरी से इसे प्राइमरी में ले जा सकते हो, सेकेंडरी से इसे टर्शियरी में ले जा सकते हो, है ना? अच्छा क्या करो, इसके मेटामर्स भी बनाओ और इसके फंक्शनल आइसोमर्स भी बनाओ, दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ, है ना बच्चे? ट्राई करोगे? ट्राई। यस तो जो सर। लिखा है सब कुछ वही करना है। ये पहले तो इनकी पोजीशन को चेंज करके मेटामर्स बनाना है और फिर इसके हाइड्रोजन एटम्स को चेंज करके नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है फंक्शनल आइसोमर्स बनाना है। ट्राई प्लीज, ट्राई करो। कहाँ है भावार्थ? ये अथर्व से बात हुई है आपकी? नहीं भावार्थ? बच्चों एक सेकंड प्लीज वेट करिएगा, एक सेकंड। करिए बच्चों जल्दी से। सर एक डाउट आ रहा है। हाँ बच्चे बोलो। सर जैसे जो आपने मिथॉक्सी प्रोपेन कराया सर, उसके नीचे सर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया सर, अगर हम अ, इसको जो CH3 है सर, O के बाद सर उस CH3 को भी सर अगर हम उस साइड भेज दें सर, लेफ्ट साइड, तो सर ये ब्यूटॉक्सी नहीं हो जाएगा सर? आपका कहने का मतलब है आप ये करना चाहते हो? यस सर, यही सर। कर लो बच्चे, ऐसे कोई चेंज तो है नहीं, मैंने तो आपको ऊपर फॉर्मूला लिख के दिखा दिया है, ROR होता है फॉर्मूला। यस। दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप है नो सर, नहीं है। तो फिर आप इसे कौन सा कंपाउंड बता रहे हो? आप तो नए कंपाउंड को पैदा कर रहे हो बच्चे। तो जो आपने क्वेश्चन दिया इसमें 2 मेटामर्स बनेंगे ये ना? कंपाउंड होता है O पे जब नेगेटिव चार्ज हो, दिस इज कॉल्ड ब्यूटॉक्साइड। ये अल्कोहल में से जब H+ निकल जाता है तब बनता है ब्यूटॉक्साइड, जो भी O पे नेगेटिव चार्ज होगा। बट आप जो कह रहे हो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा सिद्धार्थ? सिद्धार्थ क्लियर हो गया? यस। और कोई कुछ पूछ रहा था? यस सर, क्लियर हो सर गया। हाँ जो बच्चे आपने बोलो कृष। क्वेश्चन दिया है वो हाँ बच्चे, मेटामेरिज्म उसके 2 ही होंगे ना? पता नहीं बच्चे, मैंने तो अभी देखा भी नहीं कितने, मैंने तो ऐसे रैंडमली लिख दिया बस क्वेश्चन। यस सर, मेरे भी 2 ही निकल रहे हैं सर। नहीं अच्छी बात है, मुझे नहीं पता, मैंने तो चेक भी नहीं करा बच्चे। मतलब इसके अलावा 2 और मेटामर्स बन रहे हैं? यस सर, इसके अलावा। हो सकता है, मैंने चेक नहीं करा अभी। मैं कर लो, फिर एक बार बोर्ड पे मैं करूंगा तो आपको clear है। ठीक है, आपसे जितनी पॉसिबिलिटीज निकल रही है आप उतनी करो, ठीक है? एंड देन मेक फंक्शनल आइसोमर्स आल्सो।
कर लिया, नोट तो कर लिया होगा बच्चों सबने। Yes, sir. सर मैं कर रहा हूँ। yes. कर लो बच्चों, आज ही करना बस है। सर एक बार सर फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या करते हैं सर, एक बार बता दीजिए। हाँ बच्चे, सॉरी क्या बोल रहे हैं? सर एक बार फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या करते हैं बता दीजिए सर, एक बार। फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या करते हैं सर, एक बार बता दीजिए फिर से। आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो टोटल कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन काउंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये कौन सा अमाइन है, इसमें नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, मतलब ये सेकेंडरी अमाइन। आप इसे Okay, प्राइमरी अमाइन बनाओ और टर्शियरी अमाइन बनाओ। आया समझ बच्चे? जी सर। अब मैं मिटा दूं बच्चों जो मैंने करा है, सबने नोट तो कर लिया होगा। ये सर चलिए बच्चों देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे सारे बच्चे। चलिए देखिए ध्यान से। टॉटोमरिज्म, अच्छा चलो मेटामरिज्म की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके कौन कौन से मेटामर्स पॉसिबल है? एक तो सबने बना लिया होगा, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं, CH3 CH2 NH CH3। बेटा बच्चों उसका नाम कैसे लिखना है पता है ना? दिस इज Butane to amine. एन इथाइल इथेन अमाइन। लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की है ना बच्चों, तो अगर इसे पेरेंट चेन मान लूं या इसे मान लूं तो ये सबस्टेंट हो जाएगा, और ये सबस्टेंट N से अटैच्ड है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हम N का यूज करते थे। याद आया बच्चों? ये सर दिस विल बी N मिथाइल प्रोपेन अमाइन। याद आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। लॉन्गेस्ट चेन Yes, 3 sir. कार्बन एटम की है और N के साथ मिथाइल अटैच्ड है, तो इट इज कॉल्ड N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। यस और नो? अरे बच्चों बोलिए यस और यस नो। सर यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आइसोमर जो शायद आप सबने बनाया होगा वो यही होगा होपफुली। यस सर N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। सर ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ना जो आपने ये बताया। दोनों मेटामरिज्म है बच्चे। फंक्शन कहाँ से होंगे तो आपको देखो ना ध्यान से, NH 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 सारे ही तो सेकेंडरी हैं यार। यस और नो? है ना? अगर मैं फंक्शनल आइसोमर बनाऊंगा तो सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट करूंगा या टर्शियरी में कन्वर्ट करूंगा। अब बना रहा हूँ कौन से आइसोमर्स? फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखो मैं बता रहा हूँ कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, अगर आप देख पाए हो तो थोड़ा सा ध्यान से। ये है फंक्शनल आइसोमर। देखते जाओ कितने फंक्शनल आइसोमर बनते हैं। ये सारे फंक्शनल आइसोमर्स। सही, एक बार समझा दो, ये समझ नहीं आया। फंक्शनल आइसोमर्स। कुछ नहीं करना था, मैंने टोटल कार्बन काउंट कर 1 2 3 4। एवरीवन टेल मी यस और नो? यस सर। यस सर। 3 2 2 3 1 यानी कितना हो गया? 3 and 3 6 और 10 1 11 C4H11N। अब मैंने अमाइन बनाने शुरू कर। आप सबको ये पता होना चाहिए प्राइमरी अमाइन होता है RNH2, सेकेंडरी अमाइन होता है RNHR और टर्शियरी अमाइन होता है RNRR। ठीक है क्लियर बच्चों? ये प्राइमरी अमाइन होता है, ये सेकेंडरी अमाइन होता है और ये टर्शियरी अमाइन होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी तो मुझे दिया ही हुआ है, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं प्राइमरी में जा सकता हूँ और मैं टर्शियरी में जा सकता हूँ। बताओ बच्चों यस और नो? यस सर। ठीक है, तो मैंने कहा NH2 को अगर मैं रखता हूँ तो मैं कितनी चेन बना सकता हूँ? मैंने एक स्ट्रेट चेन बनाई बच्चों 4 कार्बन एटम की और एंड में रख दिया NH2, इसका नाम है ब्यूटेन 1 अमाइन। सारे बच्चे बोले यस और नो? यस यस सर। फिर मैंने एक स्ट्रेट चेन बनाई बच्चों 4 कार्बन की और NH2 को रख दिया सेकेंड पे, ये बना बच्चों ब्यूटेन 2 अमाइन।
टेल मी एवरीवन, क्लियर है? ठीक है, फिर मैंने एक लॉन्गेस्ट चेन बनाई 3 कार्बन की, सेकंड पे रखी मिथाइल और सेकंड से अटैच कर दिया NH2 को, तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। बट ये तीनों ही अमाइन जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोपेन 2 अमाइन, ये तीनों ही अमाइन प्राइमरी है। कैसे पता चला? क्योंकि NH2 है, NH2 है, NH2 है। टेल मी एवरीवन। Yes, sir. अब टर्शियरी Yes, में क्या sir. कर रहे हैं? टर्शियरी में तीनों के अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, तो अगर मैंने इधर एक रखा, इधर एक रखा, तो इधर 2 रखने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि टोटल 4 कार्बन। सर वो 2 हाँ बोलो बच्चे। सर कुछ ही क्लियर हो गया? ये चेन है ना 1 2 3 4, तो सेकंड पे आ रहा ब्यूटेन 2 अमाइन। ये चेन है 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट, 2 पे मिथाइल 2 पे अमाइन, तो 2 मिथाइल और 3 की लॉन्गेस्ट चेन है प्रोपेन, 2 पे अमाइन आ गया तो प्रोपेन 2 अमाइन। सारे प्राइमरी हैं बच्चे। सर उसमें नीचे वाला फैक्टर उसमें एन डाइथाइल नहीं होगा, एन डाइथाइल 2 इथाइल। बच्चे आपका एन डाइथाइल तब होता ना जब एन के साथ 2 इथाइल अटैच होते। ओके ये देखो एन के साथ 2 इथाइल अटैच्ड है, तो इसमें से एक तो पेरेंट चेन हो गई और दूसरा इथाइल हो गया, तो आपने लिखा एन इथाइल अमाइन। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आईयूपैक की प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तो प्रॉब्लम आएगी। आईयूपैक के बिना आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, और मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक कुछ नहीं आ सकती यार आईयूपैक अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप। ध्यान देखिए बच्चों, इसका नाम क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है इसका नाम क्या होगा? Sir, सर N, N डाइमिथाइल इथेन एन एमाइन, कॉमा एन डाइमिथाइल, वेरी गुड। आगे इथेन एमाइन। इथेन अमाइन, वेरी गुड। भाई ये सिंपल है, आप लोग पता नहीं क्यों इतनी चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हो। आप तो एक तो आपका ना जो देखना है ना, मतलब क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों के दिमाग में 10 कॉम्प्लिकेशन। सिंपल रखो यार, जो रूल्स पढ़े हैं उससे अलावा कोई रूल नहीं। मुझे वही रूल अप्लाई करने हैं जो रूल्स मैंने पढ़े हैं। तो मैंने क्या देखा, मेरे को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जी? ये 2 कार्बन। यस और नो बच्चों, टेल मी। Yes. बोलो ना यार अब जल्दी जल्दी प्लीज। Yes, यस sir. और नो? yes, sir. 2 कार्बन की मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद मैंने देखा यार 2 मिथाइल बच गए। अब ये मिथाइल पेरेंट चेन से अटैच्ड है या एन से अटैच्ड है? आदित्य बच्चे किससे अटैच्ड है, एन से या पेरेंट चेन से? आदित्य यस सर। किससे अटैच्ड है यार? मिथाइल एन से अटैच्ड है या पेरेंट चेन से अटैच्ड है? सर एन से। इतना तो दिख रहा है ना बच्चे, तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बोलने में? एन से अटैच्ड है। अगर ये एन से अटैच्ड है तो इनकी पोजीशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? एन। क्या है एन पे? मिथाइल है। कितने मिथाइल है? 2। दोनों की पोजीशन क्या है? एन। तो एन कॉमा एन डाइमिथाइल। एवरीवन टेल मी यस और नो? Yes, sir. और लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की है, मेन फंक्शन ग्रुप अमाइन है, तो इथेन अमाइन। अब आप पूछ रहे थे सर आपने यहाँ पर एन इथाइल क्यों नहीं लिखा? अरे बच्चे एन से मिथाइल थोड़ी अटैच्ड है। लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करी 3 कार्बन की, सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है। क्या एन के साथ मिथाइल लगा हुआ है जो मैं एन यूज करूंगा? मिथाइल तो सेकंड पे लगा हुआ है ना, तो उसके लिए मैंने 2 मिथाइल यूज करा है। क्लियर है आदित्य? यस सर। आ गया समझ में बच्चे? नहीं आया अभी भी? सर आ गया। पक्का आ गया? सारे बच्चों को क्लियर है हम कितने आइसोमर्स बना सकते हैं? क्लियर हुआ? Yes, sir. तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला था C4H11N, आपने उससे 2 मेटामर्स बना दिए और कितने हो गए? 4 फंक्शनल आइसोमर्स बना दिए। टेल मी एवरीवन यस और नो? यस Yes, सर। sir. ठीक है, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना कुछ ऐसे ही होंगे बच्चों, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे ये फॉर्मूला दे दिया, मतलब ये 4 ऑप्शंस होंगे, 1 2 3 और ये चौथा ऑप्शन होगा। आपसे पूछागा इसका मेटामर कौन सा है, तो ये दोनों तीनों तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं, यही एक मेटामर। यस और नो? टेल मी ऐसा। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। फिर आपको क्या करेंगे, ये 2 दे देंगे, ये दे देंगे और एक लिख देंगे नन ऑफ द अबव। ठीक है, उसमें आपसे पूछेंगे इसमें से फंक्शनल आइसोमर कौन सा है इसका। ठीक है, या इसका नहीं तो फिर इसका। क्लियर? इस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो मुझे कैसे पता चलेगा फंक्शनल आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर में क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप अमाइन में कौन कौन से डिफरेंट होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बस यही 3 केस है। टेल मी एवरीवन यस और नो? यस सर। सर वही जो नहीं आ उसमें गया? डेफिनेशंस लिखी हुई है वो मेन पॉइंट की जगह पे थोड़ी ज्यादा अलग है, आई थिंक सो। जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपसे कभी भी अब डेफिनेशन नहीं पूछेंगे बच्चों। क्लास 11th के अंदर ना और 12th के अंदर डेफिनेशंस को ना भूल जाओ, बेहतर हो। समझो और भूल जाओ। भूलने का मतलब रटना नहीं है, याद नहीं रखना, उसे समझना है। फंक्शनल आइसोमर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। पोजीशन आइसोमर
डबल बॉन्ड, फंक्शन ग्रुप, सबस्ट्रेंट, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन को चेंज करना है, चेन एज इट इज रख। क्लियर हो रहा है? उसमें कुछ हमें कभी नहीं पूछेंगे आपसे व्हाट आर पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर हो रहा है? आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, आ भी जाता है तो है क्या यार, कुछ भी नहीं, समझ में आ गया तो उसे लिखने में क्या प्रॉब्लम। क्लियर? लैंग्वेज तो- मैटर नहीं करती। सर तो थ्योरी तो मतलब ये जैसा रटना नहीं है, ऐसे फालतू की थ्योरी जो होती है। बच्चे थोड़ा सा लाउडली बोलो, बच्चे मेरे को ना बिल्कुल सर जो थ्योरी होती है काफी सारी, उसे रटनी नहीं है मतलब। हाँ सर जो मतलब फालतू जो हिस्ट्री की थ्योरी होती है, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी, इसे नहीं रटना है। मुझे ना आपकी वॉइस बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है बच्चे, या तो आप थोड़ा सा रुकिए, तेज बोलो। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है, बच्चे बोलो। यस सर, तो मैं बोल रहा था जैसे कि हमें बताया है कि कुछ हिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सर तो वो तो बिल्कुल नहीं आएगी ना। क्या किसी को सुनाई दे रहा है? मेरे को पता नहीं क्यों ऑडिबल नहीं है। सर जो हिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सर उसको याद नहीं करना ना। हिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसको याद नहीं करना, ये कह रहे हो आप? यस सर। यस सर, जैसे यूरिया कैसे आया था, वो सब जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, तो उसे जो समझाया गया था, सारे बताया। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे ख्याल से कल बोर्ड की डेटशीट भी आ गई है और सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर भी इशू करे। आप लोगों को क्लास 11 सच समझ सुन लो भाई, क्लास 12 जो होता है ना वो बोर्ड पैटर्न पे चलता है। क्लास 11 स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो इनकी चॉइस। तो पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, उसको जल्दी से 2 मिनट में समझ लो और आज के बाद याद रखना कि क्या फॉर्मेट है तो हमें कैसे क्वेश्चन। जो सिलेबस डिवाइड हुआ उसमें टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से सिलेबस डिवाइड हो गया। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोले गए। सबको लग रहा है कि एमसीक्यू बेस्ड है, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड नहीं, एमसीक्यू में भी 2 टाइप होते हैं, सिंगल आंसर करेक्ट, मोर देन 1 आंसर। सिंगल आंसर करेक्ट वाला टाइप 1 है जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च करा है 12th का। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और केस स्टडी के क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज दिस केस स्टडी? केस स्टडी में एक पैसेज दिया जाएगा एनसीईआरटी में कहीं से भी उठा, समझ में आ रहा है बच्चों? एक पैसेज होता है ना, जैसे इंग्लिश में आता है पैसेज, सुनो, यस सर। ठीक है, यस सर। सेम एक पैसेज इंग्लिश में जैसे आपसे पूछा जाता है, वैसे ही अब किसी भी एक टॉपिक में से पैसेज उठाया जा रहा है, तो आपके सामने पूरा लिखा होगा, पूरा पैसेज। पैसेज मींस दैट कंप्लीट पार्ट ऑफ द थ्योरी एंड देन दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। अब ये नहीं कि हमें उसमें से आंसर, जैसे इंग्लिश में तो शायद पैसेज में से ढूंढ के आप आंसर लिख देते हो या Yes, उसे sir. इंटरप्रेट करके आप आंसर लिख देते हो, बट उसमें क्या होगा, उसमें लिमिटेड डाटा है, क्वेश्चन उससे ज्यादा होंगे। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है? Yes, तो sir. अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने की जरूरत है नहीं है? केस स्टडी के हिसाब से तो आप एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ सकते। आ रहा है समझ बच्चे? केस स्टडी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यार एनसीईआरटी में से कौन सा पैराग्राफ उठा के वो आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, तो केस स्टडी को हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट हम नहीं छोड़ सकते। क्लियर? क्योंकि कहां से क्वेश्चन आ जाए आप कुछ नहीं कह सकते। बट किसी भी Yes, स्कूल sir. में अभी तक मैंने क्लास 11 के अंदर शायद ही मैंने किसी के पेपर में केस स्टडी का क्वेश्चन जैसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आया है। जिनके स्कूल में आया है तो अगर उनके लिए पॉसिबल है कि थ्योरी को पढ़ सकें तो पढ़े, नहीं पढ़ सकते तो कुछ भी नहीं है बच्चों। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पहले उन्होंने वर्ड्स में लिख दिया है, उसके बाद उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट वो क्वेश्चन वैसे ही हैं। क्लियर हो गया? अब आइसोमरिज्म का एक पैराग्राफ लिख दिया, आइसोमरिज्म ये है वो है, इसमें ये आइसोमरिज्म होते हैं, फिर आपको सारे आइसोमरिज्म बताएंगे नहीं, वो आइसोमरिज्म की हिस्ट्री टाइप की आपको सारी बता देंगे, क्या क्या होता है आइसोम, क्या होता है आइसोमरिज्म, ये बता देंगे। एंड दे विल आस्क ये कौन से आइसोमर है, देयर फंक्शनल आइसोमर कितने हैं, इसमें पोजिशनल आइसोमर कितने हैं, इसमें चेन आइसोमर्स कितने हैं। क्लियर बच्चे? तो मोस्टली तो पैसेज पढ़ने की sir. जरूरत भी नहीं होती। मैंने क्या कहा बच्चे, 11th में ना, मतलब आप लोग कुछ भी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि 11th क्लास में जो टीचर्स होते हैं ना वो ये डिसाइड करते हैं। तो हर स्कूल के टीचर्स का अपना एक पैटर्न है। क्लियर? स्कूल के टीचर अपने अकॉर्डिंगली पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं। कई स्कूल्स में तो अभी मैं देख रहा हूँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आ रहा है ना बच्चे। कई स्कूल्स में ऐसा हुआ है कि सब्जेक्टिव भी आएगा ऑब्जेक्टिव भी आएगा। कई स्कूल्स में है प्योरली ऑब्जेक्टिव चल रहा है, असर्शन रीजनिंग डाल रहे हैं, एमसीक्यू डाल रहे हैं, सिंगल आंसर करेक्ट, मोर देन 1 आंसर करेक्ट नहीं। केस स्टडी का क्वेश्चन रेयरली मैंने किसी के पेपर में अभी तक देखा है, जितने बच्चों ने मुझे पेपर फॉरवर्ड करे थे। बट आपके किसी भी स्कूल, मतलब आपके स्कूल में अगर केस स्टडी का कोई क्वेश्चन है, बट आना चाहिए, ये नहीं कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। केस स्टडी में क्या होता है, एक पैराग्राफ आपको दे दिया, समझ रहे हो? एनसीईआरटी से मैंने एक पैराग्राफ, जैसे हाइब्रिडेशन है तो हाइब्रिडेशन की मैंने हिस्ट्री उठाई और सारी कहानी हाइब्रिडेशन की दे दी। अब वो पैराग्राफ में
आपको PCl5 की हाइब्रिडेशन नहीं दे रखी, बट दे विल आस्क कि PCl5 की जब हाइब्रिडेशन होती है वो क्या होती है, उसमें एक्सियल बॉन्ड्स इक्विटोरियल बॉन्ड से बड़े क्यों होते हैं। तो हाइब्रिडेशन आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, मतलब कहानी समझ में आ रही है। Yes, वो आपको sir. इंट्रो देंगे, Yes, they will sir. give you intro in case study what they are giving you intro of that topic from NCERT, ठीक है, and then they will ask any question from that topic. क्लियर हो गया। जैसे अभी मैंने हाइब्रिडेशन की बात करी, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसने बोला सर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री क्या है, वो इंट्रोडक्शन दे देंगे आप। दे विल आस्क यू क्वेश्चन कि भैया इसमें बताओ कितने सिग्मा पाई है, क्लियर, इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, क्लियर, ये Okay, सारी sir. चीजें हमने पहले पढ़ ली है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो दे सकते हैं। तो थ्योरी पार्ट आप कितना भी पढ़ो, देखो वो हमें समझने के लिए पढ़ना होता है, थ्योरी का क्या मोटिव, और थ्योरी क्लियर नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं। थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देयर इज नथिंग लाइक थ्योरी पार्ट, कुछ है ही नहीं। मेरे को लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी पार्ट है, जो था वो डिलीट हो चुका है। था क्रोमेटोग्राफी था, डिस्टिलेशन था, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन था, ये सारे पार्ट डिलीट हो चुके हैं। जिडाल्स मेथड, डुमास मेथड, ऑल दीज मेथड्स आर डिलीटेड। तो अब जो है वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आइसोमरिज्म बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखिए आपने मेटामरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, आप कर क्या रहे हो, डेफिनेशन लिख रहे हो या क्वेश्चंस कर, सर बना रहे हैं सर। क्वेश्चन। तो समझो इस चीज को। तो आपके पास अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पार्ट थ्योरी का था ना, वो तो सब कुछ डिलीटेड, क्लियर। अब मैंने आपको ये भी बता दिया बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अब आपके स्कूल का टीचर कैसे क्वेश्चन पूछता है आई डोंट नो। 11th में टीचर्स फ्री हैं, और कभी भी मैं आपसे कहूंगा 11th या 12th तो अपने टीचर से कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करना, बिकॉज प्रैक्टिकल के मार्क्स भी उन्हीं के हाथ में है, ठीक है बच्चों, वो फ्री के होते हैं इसलिए Okay, sir. तो आपके काम आए ज्यादा है, एक्सेप्टेड, और प्रैक्टिस करो। चलो बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है, ज्यादा टाइम लग गया इसमें। अरे आगे लिंक चेन स्टार्ट करें, आज खत्म करना है। Yes, sir. कल की स्कूल की छुट्टियां बताई हैं, यस सर। जी सर, आज और कल थी, आज थी और कल है। और मुझे समझ नहीं आ रहा स्कूल की छुट्टी है और 12th के प्री बोर्ड रखे हुए। नहीं सर, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, कल एग्जाम है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कई स्कूल्स में प्री बोर्ड है 12th का, पता नहीं क्या चलता है। चलिए बच्चों कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिंग चेन आइसोमरेज, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे एवरीवन। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है जो हम क्लास में कर रहे हैं? Yes, sir. बाकी सारों को क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा? नाम के क्लास में बैठे हो क्या? नहीं सर, क्लियर हो रहा है। हाँ सर क्लियर हो रहा है पक्का? यस सर। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो इसी बात पे खुशखबरी आपको बता देता हूँ, फ्राइडे को आपका एक टेस्ट रखा गया है आईयूपैक और आइसोमरेज, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। और संडे को आपका एक टेस्ट रखा गया है बच्चों, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर का कंबाइंड, जो तीनों चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, 45 मार्क्स। क्लियर बच्चों? सर जिसके पेपर हो गए उसको भी देना है। मैं संडे वाला मंडे को दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा Sunday मंडे वाला को सर- फिजिक्स का टेस्ट है। यार ये आदित्य जो आपने सवाल पूछा, ये कोई शादी थोड़ी हुई है कि एक बार हो गई तो दोबारा नहीं कर सकते, ये तो टेस्ट है भाई, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है? ओके सर। सर मेरे तो टर्म 1 हो गए सर, मतलब चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो टेस्ट लेना है। आप क्या सोचते हो कि ये जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए, मेरी बात सुन लो पहले, आप लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़ लिए, टर्म 1 हो गया खत्म कहानी। 12th के बच्चे ना अभी भी 11th के नोट्स लेकर 11th की एनसीईआरटी से बेसिक्स को क्लियर कर, और उनके अगले महीने पेपर है। सर अरे मैं बात बोल समझ रहा हूँ चल रहे सर मेरे। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि हमारा टर्म 1 हो चुका है, फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो चुका है, तो मतलब क्या कहना चाहता हूँ, एग्जाम आप ये टेस्ट नहीं दोगे नहीं सर देंगे सर, बस थोड़ा टाइम या देंगे इसकी सर कोई पढ़ने के लिए। इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमारा टर्म सर- 1 हो चुका है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं सर है तो सर, पर थोड़ा सा डिले कर दीजिए सर, पढ़ना नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी डिले है। क्या करूँ यार, महीने में मुश्किल से 1 या 2 टेस्ट हो पाते हैं, सर टाइम ठीक है। डिले क्या चाहते हो अच्छा आप, सर दे दीजिए। है ना? और ये तो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, ये हो नहीं पा रहा था, बट इस संडे में किसी भी हालत में टेस्ट दूंगा बच्चों, चैप्टर 2nd, 3rd और 4th का, जो संडे से लेकर मंडे तक एक दिन के लिए लिंक खुला रहेगा। जो संडे को नहीं दे सकते वो मंडे तक दे सकते हैं, आपके पास एक दिन का पूरा टाइम है, संडे शाम से लेकर मंडे इवनिंग तक। क्लियर बच्चों? ओके सर। टाइप से शुरू होगा? हाँ सर बच्चे, शाम का मत सब कीजिए कितने सर। टाइप से शुरू होगा? बच्चे अभी आओ ना, सैटरडे को फिर डिस्कस करें।
बच्चों एक फॉर्मूला दिया मुझे, फ्राइडे वाला भी लिंक से होगा। फ्राइडे वाला भी एक दिन के लिए आपको ठीक है। फिर वो भी ऑब्जेक्टिव होगा फ्राइडे। बिल्कुल बच्चे, अब तो सारे ऑब्जेक्टिव करते हैं, सब्जेक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्टिव ही होगा। अरे बच्चों आगे बढ़े प्लीज। Yes, sir. यस यस सर। सर। नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म में एक मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है CnH2। CnH2n से एल्कीन भी फॉर्म होता है बच्चों और साइक्लोएल्केन भी फॉर्म होता है। जैसे आपको पहले एक फॉर्मूला देंगे C3H6, अब आपको पता होना चाहिए कि C3H6 जो है वो इस जनरल फॉर्मूले में फिट हो रहा है जो एल्कीन का जनरल फॉर्म। तो आप इससे क्या बना सकते हो, 3 कार्बन का एल्कीन बना सकते हो और 3 कार्बन का साइक्लोएल्केन बना सकते हो, यानी साइक्लोप्रोपेन बना सकते हो बच्चों। यस और नो? यस सर। C4H8 इस फॉर्मूले से क्या बन सकता है, ब्यूट 1 इन बन सकता है। ध्यान से देखो मैं कितने आइसोमर्स बना रहा हूँ। ब्यूट 2 इन बन सकता है, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन बन सकता है। क्या ये सारे एल्कीन्स हैं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। और क्या बन सकता है, साइक्लोब्यूटेन बन सकता है। और क्या बन सकता है, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बन सकता है। यस और नो? टेल मी। यस सर। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देख लो, कार्बन काउंट करके देख लो। CH2 यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी देख लो। C4H8 यहाँ पे क्या बना, CH2 CH CH3 C4H8। यस और नो बच्चों? टेल मी। सर आपने वो नीचे क्या बनाया, वो समझ नहीं आया। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अरे मैंने ट्रायंगल बनाया, ये दिख रहा है, हम्म। और एक ब्रांच है। एक ब्रांच ये ओह, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी लगा लो। इसे ऐसे लिखो, ओके सर। इसे ऐसे लिखो, या इसे ऐसे लिखो, कहीं भी लगाओ, सेम चीज नाम सेम ही होगा। है ना। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर एवरीवन? टेल मी। सर CH3 सर C3H6 में डबल बॉन्ड के लिए डबल लाइन नहीं लगेगी? लगाई तो है बच्चे, डबल बॉन्ड है ना सर साइक्लो में। बच्चे। साइक्लो एल्केन बन रहा है, साइक्लो एल्कीन नहीं बन रहा है अच्छा ओके सर। यस ना सर। बच्चे। CnH2n के फॉर्मूले से एल्कीन बनेगा और साइक्लो एल्केन बनेगा। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटीन, प्रोपीन। एल्कीन अलग होता है, साइक्लो एल्केन अलग होता है ना बच्चों। यस सर। कर लिया सबने, नोट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट? यस यस सर। यस सर। अब बच्चों सर अगर जस्ट 2 मिनट्स। हाँ नोट कर लो, और जो नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ उसमें अगर नजर हटी ना तो फिर ध्यान रखना, क्योंकि अब जो दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे दे आर वेरी। सर अभी आइसोमेरिज्म ही है। हाँ बच्चे, एक टॉटोमरिज्म होगा और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म। सर क्लास के एंड में आप एक हर आइसोमेरिज्म की एक लाइन लिखवा सकते हो कि मतलब वो है क्या बेसिकली। आइसोमरिज्म की एक सिंपल सी लाइन आप याद रखो, सारे आइसोमरिज्म क्या कहते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अब नाम के हिसाब से आपको चीजें समझ में आनी। चेन आइसोमर मतलब फॉर्मूला सेम होगा, अलग अलग चेन बना। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है। यस सर। दूसरा आपने पढ़ा पोजीशन आइसोमरिज्म। फॉर्मूला सेम होगा, चेन सेम होगी, पोजीशन चेंज करनी है। फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज करने हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। मेटामरिज्म इज लिमिटेड और सिलेक्टिव। इसके लिए बच्चों 3 केसेस है, कीटोन, ईथर एंड अमाइन। ठीक है ना, उनमें दोनों तरफ यस एल्काइल। सर। फिर रिंग चेन आइसोमरिज्म, यानी रिंग भी बन सकती है और चेन भी बन सकती है। तो आपने देखा चेन भी बन रही है, रिंग भी बन रही है। तो एल्कीन और साइक्लोएल्केन्स है। रिंग में कौन है, साइक्लोएल्केन्स, और चेन में कौन है, एल्कीन्स। क्लियर? यस सर। डू इट फास्ट बच्चों। सर डन। सर डन। डन सर। सर 1 मिनट।
अरे बच्चों स्टार्ट करें। यस सर। देखो बच्चों टॉटोमरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है। सर आप तो कह रहे थे वो हमें शायद करना नहीं है। नहीं स्टीरियो नहीं करना, स्टीरियो में मैंने कहा था ना ऑप्टिकल नहीं करना, कॉन्फॉर्मेशनल हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। टॉटोमरिज्म जब अभी हाइड्रोकार्बन आएगा ना तो उसके अंदर भी क्वेश्चंस करेंगे। तो टॉटोमरिज्म मैं बेसिक लेवल ही बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मतलब है बेसिक तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी फैक्टर्स वगैरह भी। तो पहले टॉटोमरिज्म की बात करते हैं। टॉटोमरिज्म इज नोन एज कीटोइनोलाइसिस। डेस्मोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म एंड कीटोइनोलाइसिस। In tautomerism, oscillation of monovalent hydrogen atom take place between polyvalent atoms. To and fro motion take place. Not always. चलो टॉटोमरिज्म को बच्चों डेस्मोट्रोपिज्म भी बोला जाता है। ये कीटो इनॉल आइसोमरिज्म होता है, बट हर बार ना कीटो इनॉल आइसोमरिज्म होगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज इट इज कीटो इनॉल आइसोमरिज्म। अभी आप जो पढ़ोगे उसमें आपको ज्यादातर कीटो इनॉल आइसोमरिज्म ही मिलेगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी। क्लियर एवरीवन? सर कीटो आइनोल आइसोमेरिज्म क्या होता है? हाँ बच्चे, सर कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब शुरू करा है यार, इंतजार तो कर ले थोड़ा सा बच्चे। यस मैंने सर। आपको समझा रहा हूँ, मैंने लिखा क्या है, मैं उसके सारे एग्जांपल्स बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने बोला इसका एक और नाम होता है बच्चों डेस्मोट्रोपिज्म, और इसे कीटोइनॉल आइसोमरिज्म भी कहते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार इसे कीटोइनॉल आइसोमरिज्म ही कहें। इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, देयर इज ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम के ऑसिलेशन की बात हो रही है। मोनोवेलेंट हाइड्रोजन एटम, मोनोवेलेंट ही होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम्स, पॉलीवेलेंट एटम्स के बीच में इसका ऑसिलेशन देखने को मिलता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ प्लीज लिसन एवरीवन, क्या होता है सारी चीज अभी समझ में आती है, थोड़ी सुनते रहो। कंडीशन है, क्या कंडीशन है देखो ध्यान से। We have X, Y, डबल बॉन्ड Z। तो X क्या है बच्चों? बोला जाता है इट शुड हैव हाइड्रोजन, बट इट कैन नॉट बी हाइड्रोजन। ओनली Y can be any atom, Z are cons, यानी Z की जगह क्या हो सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। Z क्या होता है, कॉन्स। कह रहे हैं एक फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं, X Y के बीच में सिंगल बॉन्ड है, Y Z के बीच में डबल बॉन्ड है। कह रहे हैं जो X है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ये मस्ट है कंडीशन, मस्ट। बट वो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, Y कोई भी एटम हो सकता है बच्चों, और Z क्या होगा, कॉन्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब समझते हैं इसे।
जैसे मेरे को एक कंपाउंड दिया गया CH3CO CH3, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड के नाम की बात करूं तो ये है प्रोपेन टू ओन और इसको कहते हैं कीटोन। एवरीवन टेल मी यस और नो। यस सर। ठीक है। अब अगर मैं इसे XYZ सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करूं तो मैं इसे भी X ले सकता हूं, इसे भी X ले सकता हूं। मैंने इसे X ले लिया बच्चों, X Y Z। क्लियर। अब क्या होना है इसको ध्यान से देखिए, क्या होना है बच्चों, Z यानी जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 1 2 3। हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर होगा, इसे कहते हैं 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं दोबारा रिपीट करूंगा बच्चों, मैंने एक मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा, उसमें मुझे क्या दिखा, XYZ फॉर्म दिखी, ठीक है। X को मैं 1 कह सकता हूँ, Y को 2 और Z को 3। और क्या कह रहा हूं मैं इसके बाद, 1-3 माइग्रेशन होगा हाइड्रोजन एटम का, यानी हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा। कहां से बच्चों, पहले से तीसरे की, पहले से तीसरे की। क्लियर एवरीवन, टेल मी, पहले ये बताओ, ये जो मैंने बोला Yes, sir. पहले से तीसरे की, ठीक है। अब देखिए क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत इजी है बच्चों। कैन यू रिपीट? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन होगा पहले से तीसरे की तरफ, यानी क्या होता है, यहां से H जाएगा थर्ड के पास, और थर्ड और सेकंड का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड के बीच। ध्यान से देख लो, आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट का हाइड्रोजन जाएगा थर्ड के पास, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बचा, CH2। हाइड्रोजन कहाँ चला गया, थर्ड के पास, यानी उनके पास। और जो सेकंड और थर्ड का डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड के बीच। इसके बीच में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट और सेकंड के बीच। ये कौन सी फॉर्म थी, दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इनॉल, दिस इज कॉल्ड इनॉल। ये सबको दिख रहा है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है, दिस इज कीटोन। यहाँ पे OH मतलब एल्कोहल और डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन। तो एल्कीन का सफिक्स होता है इन, एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, तो इसे कहेंगे इनॉल। पहले ये समझ में आया, व्हाई आई एम सेइंग इट एज इनॉल। अरे कैन बात यू फिर प्लीज बता रिपीट? बच्चे डबल बॉन्ड इन होता है और एल्कोहल का सफिक्स ओल होता है, इसलिए इसे इनॉल कह रहे हैं। पहले ये समझ में आया इनॉल क्या होता है, इनॉल, Yes, sir. है ना, दिस इज कीटोन। तो कीटोन से क्या बना, इनॉल बना। कीटोन से सर क्या वो बना इनॉल बच्चों? के बारे में क्या बोला सर आपने? हाँ सर इनॉल में क्या बोला सर आपने? वो कैसे बताया? मैंने कहा बच्चे डबल बॉन्ड है एल्कीन और OH फंक्शन ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल का सफिक्स होता है ओल, डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन, तो इन प्लस ओल इनॉल कहते हैं। क्लियर? ओके सर, ओके सर। ठीक है। अब कुछ और केसेस देखते हैं, देखो बच्चों आराम से। ऑटोमेटिज्म में क्या करना है, कंडीशन समझ में आई थोड़ी बहुत बच्चों? Yes, sir. और माइग्रेशन सर किसी की भी हो सकती है? 1-3 माइग्रेशन होगा और हाइड्रोजन एटम का ही होगा। ओके। 1-3 कैसे सेलेक्ट करना है ये सबसे पहले क्लियर हो, तो देख लो ध्यान से 1-3 हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसे X माना, इसे Y, इसे Z, ठीक है। अच्छा कई बच्चे पूछेंगे सर आपने इसे X क्यों नहीं माना? उसने बोला है साफ साफ, X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए बट X हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ अगर हाइड्रोजन है तो इसे हम X नहीं मान सकते। समझ में आ रहा है बच्चों? सर तो Yes, sir. फर्स्ट केस जो आपने बताया था उसमें हम राइट साइड वाले CH3 को भी X ले सकते थे ले ना? सकते हो, आप सेम स्ट्रक्चर पे पहुंचोगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ और कुछ नहीं होता। क्लियर? यस सर। ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? मैंने इसी को X लिया, इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि X पे हाइड्रोजन होना चाहिए, X हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो इसका मतलब ना? यस सर। यस सर। X should have hydrogen, but it cannot be hydrogen only. Remember this point, everyone. Clear? Yes, sir. चलो शाबाश, आगे देखते हैं। G से 1 माना, 2 माना, 3 माना, क्या बोला गया है? 1 से 3 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 2-3 से 1-2 के बीच। यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस सर। हाइड्रोजन पहले से तीसरे के पास जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पहले और दूसरे के बीच। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये कीटो नहीं है, ये एल्डिहाइड,
इसलिए कह रहा था इट इज नॉट ऑलवेज कीटोइनोलाइजर, दिस इज एल्डिहाइड ना बच्चों, CH3CHO। यस सर। Yes, इट इज sir. नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी ऑलवेज कीटोइनोलाइजर, हमेशा ये कीटो में देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? एवरीवन टेल मी यस और नो। सो तो इसका नाम क्या होगा? इसका बच्चे तो इसका नाम इनल होगा शायद। इसका नाम होता है इथेनॉल, इसका नाम होता है इथीन 1-OH। 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, फर्स्ट पे OH है। सुनो सिंपल तो है। तो हमें नाम खुद लिखना है या नहीं लिखना है इसके लिए? ऑटोमेटिज्म में हाँ नाम तो लिखना है, तो पता क्या चलेगा कंपाउंड सेम बन रहा है डिफरेंट बन रहा है। तो सुनो चलिए एवरीवन, Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन दूं एक दो ट्राई करने के लिए? दे दो सर। सर ऐसा नहीं हो सकता ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक कंपाउंड में सेम आ जाए, तो फिर सर Z किसको लेंगे? एक सेकंड बच्चे, पहले मैं कोई क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आप, ठीक है? एक सेकंड। हाँ बच्चे अब बताओ क्या? मतलब सर इसमें से डबल बॉन्ड को घुमाना ही है ऊपर नीचे। हाँ बच्चे ऐसे डबल बॉन्ड को ऊपर नीचे रोटेट ही करना है। बस और कुछ नहीं करना, खेलना है यार, खेलना आता है ना आपको? यस सर। खेलो, हाइड्रोजन को उठा के थर्ड पे ले जाओ, डबल बॉन्ड को उठा के फर्स्ट सेकंड पे ले जाओ। हाँ बच्चों कोई कुछ बोल रहा था, मेरे को क्लियर नहीं हुआ था, क्या बोल रहे थे बच्चे? एक कंपाउंड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर साथ में आ जाए तो Z किसको लेंगे? किसी को भी ले लो जहाँ पे डबल बॉन्ड है। और सर दोनों पे डबल बॉन्ड हुई तो? किसी को भी ले सकते हैं, दोनों फॉर्म आ जाएंगी, 2 अलग अलग फॉर्म आ जाएंगी, है ना? यस सर। ओके सर। 2 अलग अलग फॉर्म आ जाएंगी। ऐसा एक क्वेश्चन भी बताई दूं? सर ये भी करने हैं ना सारे क्वेश्चंस? हाँ हाँ करो ना, क्या कर रहे हो? अभी तक बैठा हो क्या? शुरू करो, खत्म करो यार, 2 मिनट का काम है। अच्छा देखो कैसे, अब ये आ गया नाइट्रोजन, ठीक है? और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, दिख रहा है बच्चे? यस सर। ये पूछ लेते हैं ना बच्चा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाली बात, यस सर। हाँ है ना? तो देखो अगर आप ये पूछ रहे हो कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी हो, तो उस केस में तो ऑक्सीजन का, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा, तो नाइट्रोजन के साथ सिंगल होगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। ऐसा नो, दोनों के साथ डबल तो हो नहीं सकते ना। करो बच्चों, टेल मी फास्ट, करो आंसर डिस्कस। सर थर्ड वाला भी बनाना है? हाँ हाँ जितने हैं सारे कर दो यार। और कोई क्वेश्चन क्या? और करने, और करो। सो और पहले देने- ये डिस्कस कर लो। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लो। सर हाँ बच्चे सर मेरे आपके नोट्स में देखा था कि बेंजीन में सर सर्किल था बीच में, तो सर सॉरी उस हर जगह। क्या कह रहे हो बच्चे? सर मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाँ। नोट्स देखे थे ना, तो हाँ। सर उसमें बेंजीन के बीच में सर्किल था, तो सर वो डबल बॉन्ड थे हर जगह। हाँ हाँ डबल बॉन्ड की रेजोनेंस होता है, इसलिए बेंजीन के बीच में सर्कल बना, ठीक है बच्चे? यस सर। देखो ना डबल बॉन्ड की पोजीशन जो ये 3 कार्बन है यहाँ पे भी हो सकती है, और इसके अलावा जो बाकी 3 कार्बन है वहां पे भी हो सकता है। तो रेजोनेंस में क्लियर कर, रेजोनेंस में मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स बताऊंगा। हाँ जी बच्चों, करूं डिस्कस आंसर? यस सर। यस सर। जेड वाई, इसे एक्स ही मान सकता, हाइड्रोजन है, इसे ही मानना पड़ेगा। ये सुनो सो Yes, बट इट sir. शुड हैव हाइड्रोजन वहां पे लिखा हुआ है, तो सर पर फिर इसके कैसे पास तो होगा? हाइड्रोजन ही नहीं है। तो क्या करूं, मानना तो उसी को पड़ेगा ना, हाइड्रोजन को तो मान नहीं सकता। ये सुनो, अच्छा तो मतलब कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा अगर नहीं है तो। नहीं कुछ ना कुछ नहीं मानना, जो वाई के साथ अटैच होगा उसी को एक्स मानना है, बट एक्स हाइड्रोजन को नहीं मान सकते। इसको मान लिया बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं होगा ऑटोमेटिक, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? ओके। ओके सर।
सर इसमें मानोगे ना, कंफ्यूजन हो इसको रही थी। मानोगे टॉटोमिज्म इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू X, यस और नो? सर तो Yes, मतलब sir. ये कंडीशन है टॉटोमेरिज्म के लिए। अभी तो मैंने कंडीशन बोल के लिखा था ना बच्चे, या ओके सर। है ना बच्चे? क्लियर? एवरीवन टेल मी, समझ में आया क्या Yes, हुआ? Yes, sir. डबल बॉन्ड Yes, y और sir. z के बीच में होता है, डबल बॉन्ड पकड़ लिया, इस तरफ x मानू या इस तरफ x मानू? इस तरफ तो मान नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन है, वो कहता है जी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को नहीं ले सकते, ठीक है, कार्बन को ले लिया। अब कार्बन को लिया तो इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं, ट्रांसफर किसका होना है? हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो टॉटोमरिज्म नहीं होगा। बोलो ना बच्चों, यस और नो? Yes, sir. क्लियर? अब इसमें क्या कर सकते हैं जी, इसे भी x मान सकते हो और इसे भी x मान किसी सकते को भी हो, मान बोलो बच्चों, सकते हैं। है ना बच्चों, यस और नो? Yes, sir. तो मैं दोनों Yes, फॉर्म sir. लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा बच्चों। एक बार यहाँ से H उठा के इस ऑक्सीजन के पास भेजा, एक तो ये फॉर्म मिलेगी, और एक बार यहाँ से H उठा के ऑक्सीजन के पास भेजा, ये फॉर्म मिलेगी। एवरीवन टेल मी, यस CH2 है बच्चों। आया बच्चों समझ में? दो फॉर्म बन रही है Yes, ना? sir. Yes, sir. यही बन रही है। क्लियर? यहाँ पे मैंने दो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि दोनों सेम होती है, तो यहाँ पे दो लिखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों डिफरेंट है। एवरीवन टेल मी, यस और नो? ये ब्यूट 2 इंक है, ये ब्यूट 1 इंक है, नाम लिख के देख लेना। क्लियर बच्चों? सर टेल मी। कोई भी एक लिखनी है, दोनों लिखनी है? दोनों लिखो ना बच्चे, दो बन रहे हैं। क्लियर? ओके सर। ZYX, क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो CH3 CH डबल बॉन्ड N OH O, H चला गया O के पास। खेलना है बच्चों, खेल रहे हो ना? Yes, sir. अरे सारे खेल पा रहे हैं, नहीं खेल पा रहे? Sir, wicket Yes, गिर sir. यस सर। विकेट गिर गई? किसकी विकेट गिर गई? सर इस क्वेश्चन की। अच्छा, शाबाश बच्चे, वेरी गुड। ये दो क्वेश्चंस भी लेफ्ट में लिखे हुए हैं, इनकी विकेट गिरा दो, देख लो इनकी तो विकेट उसमें तो गिर हमारी गिर जाएगी। सर एक बार नहीं, लास्ट वाला फिर बता दीजिए सर। अब तो हो गया बच्चे, सॉरी, टाइम आउट। अब तो अगली बार जब खेलेंगे तब आना, ठीक है? सर ये काफी कंफ्यूजन हो रहा है सर, सेल्फ मतलब क्या कंफ्यूजन है यार, मैं तो डबल बॉन्ड पकड़ रहा हूँ, ZYX, X का हाइड्रोजन Z के पास भेज दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड X और Y के बीच बना दे रहा हूँ, उसमें क्या कंफ्यूजन है? आप कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को? क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? ZYX, डबल बॉन्ड को पकड़ा, ZYX, खत्म। सर वो 1-3 माइग्रेशन देखिए, मैं पहले देख रहा हूँ सर कि फर्स्ट वाला वो कहाँ पे है सर, जो फर्स्ट कार्बन, आप पहले थर्ड ढूंढो ना यार, फर्स्ट तो मिल जाएगा, पहले थर्ड और सेकंड ढूंढो जहाँ पे डबल बॉन्ड है। अच्छा सर, है ना? हमेशा सीधा तरीका नहीं होता। ये दो क्वेश्चन है बच्चों, कर लिए? 1 मिनट बस ये हो वाला जो है, ये इसमें हम ऐसे भी कर सकते थे कि नीचे वाले को हम Z ले लेते हैं, फिर वो हमारा सेकंड मतलब इसमें क्या दूसरा। हुआ? नहीं सर, वो वाला। ये यस सर। इसको आप Z ले लो, हाँ सर। ले लो, हाइड्रोजन है इसके पास? नो सर। तो किसका ट्रांसफर करोगे बच्चे? सर जल्दी करो बच्चों, ना सर टाइम इसके बाद डबल बॉन्ड भी नहीं सर है। हो गया। ये नोट कर लिया सबने? टेल मी। यस सर, सब कुछ हो गया। सर मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आएगी अब, ठीक है? टाइम कम है बच्चे, थोड़ा सा, सॉरी, ठीक है? थोड़ा सा टाइम कम है, ज्योमेट्रिकल भी खत्म करना है ना। यस ये दोनों हो गए ना सबके? शाबाश बच्चे, यस वेरी सर। गुड। डिस्कस नहीं करने? सर आपकी मर्जी है, चेक हो जाएगा एक बारी। तो मेरी मर्जी है तो मैं कराई 1-3 माइग्रेशन। अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान से, इस कार्बन को देखो जरा ध्यान से। इस कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यानी इसके पास कोई H नहीं। यस और नो? जो Yes, बेंजीन sir. का कार्बन है बच्चों, उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। सारे बच्चों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपने इसे Z माना, इसे Y माना और इसे X मानो। समझ में आया नहीं आया? टेल मी। यस सर। COH डबल बॉन्ड CH2, बोलो ना बच्चों, यस और नो? यस सर। यस सर।
इसके साथ क्यों नहीं हो पाया माइग्रेशन? इसके पास जेड ही नहीं है, सॉरी एच ही नहीं है, H ऐसे में नहीं है। कैसे एच होता तो वही होता ना एच का ट्रांसफर। यस जेड वाई तो मिल गए जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। एक्स किसे मानते हैं बच्चे? सो जिसके पास जिसके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है। है हाइड्रोजन इसके पास? नो नहीं सर। नो सर। कौन कहा है? आगे वाले का टॉटमरिज्म बनाया सबने? तुम कितना झूठ बोलते हो ना। सर 2 थे। क्या हमने बना लिया? इसका बनेगा ही नहीं तो कहाँ से बना लिया? सर होगा ही नहीं सर इसमें। यस सर, जेड क्योंकि दोनों वाई अभी तो बताया बेंजीन के कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं, तो एक्स किसको हाइड्रोजन नहीं मानो? है। किसी को भी मान लो, इसे मानो इसे मानो, हाइड्रोजन ही नहीं है तो ट्रांसफर किसका होगा? यस सुनो सर, समझ आ गया। यस अबे सर। समझ में आप लोग जितने भी झूठ बोलते हो ना बच्चों, वो सारे पता चल जाते हैं हमें। मैं बच्चों को बोलता हूँ रिकॉर्डिंग्स देखो, वो भी मुझे पता चल जाता है, उसमें व्यूज दिख जाते हैं ना, व्यूज कितने हो गए। सर 2-3 होते हैं सिर्फ। हाँ सर 2-3 व्यूज आते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के। नहीं, मेरा कहने का मतलब मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा कोई पब्लिक चैनल तो है नहीं। ये कर लिया ना सबने नोट बच्चों? यस यस सर। हाँ, तो मेरे को कोई पैसे वैसे थोड़ी मिल रहे हैं यूट्यूब वगैरह से, वो आपके लिए। बट अगर आप ही नहीं देख रहे तो क्या करें? सर आपको पता चल जाता है ना कितने बच्चों ने देखी है। मुझे तो पता है भाई, मुझे पता क्यों नहीं चलेगा? वो तो वैसे मैं जब देखूंगा, जब मैं सेंड करने जाता हूँ तो उसमें पता चल जाता है कि ये वीडियो 3 दिन पहले भेजी थी, उसमें अभी तक 2 व्यूज है, 3 व्यूज है। यस सर। इसकी अगर मैं बात करूं तो इस रिस्पेक्ट में लास्ट ईयर जो बच्चे थे वो तो ट्वेल्थ वाले बच्चे खासकर वो तो बहुत ज्यादा रिवाइज करते थे टॉपिक्स। चलो कोई नहीं, क्योंकि क्लास के जो 12th के बच्चे थे उनको थोड़ा सा ऑर्गेनिक बड़ा वीक था, उनको दोबारा 11th की ऑर्गेनिक कराएगी। सर शुरू से कराई थी आपने बिल्कुल बेसिक से? हाँ बच्चे, ऑर्गेनिक बेसिक्स की एक मैं आपको ना एक वीडियो और भेजूंगा। एक बार मैं खत्म कर लूँ इसको, फिर मैं ऑर्गेनिक बेसिक्स की एक वीडियो भेजूंगा। उसके अंदर ना मैंने, क्योंकि सबको आप लोग सारे बेसिक चीजें तो समझ चुके हो, तो उसका थोड़ा सा अपर लेवल, जैसे टॉटमरिज्म की आपको 2 क्लासेस दी, इसमें तो आपको चक्कर भी आ सकता है वैसे देखिएगा कि ये अपग्रेडेड क्लास है, मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको मैंने सारी चीज स्टार्टिंग से कराई थी लेवल की, क्योंकि उनकी 12th में ऑर्गेनिक बहुत बच्चों की प्रॉब्लम। चलो बच्चों, बहुत इजी पार्ट बचा है। स्टीरियो आइसोमरिज्म मैंने बता दिया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लास्ट पार्ट आज की क्लास का। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। मैंने सारे बच्चों को रिकॉर्डिंग भेजी हुई है बच्चों लास्ट ईयर की, ठीक है? उसमें से देखिए, और एक बार जब वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स देखना है, यानी जहां से इंडक्टिव शो हो रहा है उसके आगे वाला पार्ट। जब वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको और ऑर्गेनिक बेसिक जो मैं बता रहा हूँ ना क्लास 12th वाले बच्चों को मैंने कराया था, उसके अंदर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, अपर लेवल के भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो आप जब वो रिकॉर्डिंग सारी देख लें, तो लास्ट ईयर की है, अभी तो हम क्लास में कर ही रहे हैं, बट कई बच्चों को एग्जाम है शायद, जिनमें कोई बच्चा बता रहा था ना मेरा एग्जाम है 21 को। सर मेरा भी एग्जाम है 21 को, तो सर वो जो टॉपिक अभी बचे हैं वो सारे रिकॉर्डिंग से हो जाएंगे ना? आराम से हो जाएंगे बच्चे, उसमें बेसिक लेवल, और उसे कोशिश करो कल तक ही खत्म करो, क्योंकि कल आप लोगों का स्कूल ऑफ है सारे बच्चों का ना, तो जिन यस बच्चों सर। के एग्जाम है 2-3 दिन के बाद, तो आप लोग कल तक उसे खत्म। अच्छा, कल परसों ही तो है आपका एग्जाम? यस सर, परसों ही है। आज रात को खत्म करो उसे, कल सुबह मेरे को बताना, तो मैं और वीडियोस भेज दूंगा उसमें बेसिक्स के क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है? उसमें आपको बता दूंगा इसमें यस इंडक्टिव सर। के क्वेश्चंस हैं, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट के क्वेश्चंस हैं, वो आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, ठीक है? बट आज रात में ही खत्म कर लो, टॉपिक देख लेना जहां से इंडक्टिव इफेक्ट शुरू हो रहा है ना, उसके आगे जितनी भी क्लासेस, और सर आपको आपने सारा ही मेरे करना। ग्रुप में तो नहीं भेजी? मैंने सारे ग्रुप में भेजी यार, बस चेक कर लेना, नहीं होगी तो मैं दोबारा भेज दूंगा। ठीक है इंडक्टिव सर। इफेक्ट का बच्चे मैं बता देता हूँ, जिनका भी एग्जाम है बच्चों अपने आप को प्रिपेयर कर ले। रेजोनेंस इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, तो जो आपको पढ़ना है ये बता रहा हूँ। इसके बाद जो टॉपिक बचे हैं, ठीक है, फिर रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट तो सेम ही होता है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, और लास्ट में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल, ये 4 चीजें हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। 1 2 3 4 तो इफेक्ट है, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है। तो इसकी कितनी रिकॉर्डिंग्स है? मेरे ख्याल से 3-4 क्लासेस होंगी इसकी। बस आपको यहीं तक करना है, इसके बाद मैंने एस्टिमेशन कराया हुआ है, वो आपको नहीं करना। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन इसलिए लिख रहा हूँ
ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सर ठीक है उसके बच्चों? बाद जो लास्ट पार्ट है वो रिएक्शंस वाला और नहीं, मतलब डूमास, परसेंटेज का डेटाल्स, एस्टिमेशन कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं। सिर्फ यहीं तक है, इससे बता रहा हूं। जहाँ पे मैंने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कराया हो, शायद मैंने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स लास्ट में ही कराया। ठीक है, तो अगर आपको एस्टिमेशन वाला टॉपिक दिख रहा है रिकॉर्डिंग के अंदर, उसे छोड़ दो। डेटाल्स, डूमास मेथड दिख रहा है, उसको छोड़ दो। ये 4 इफेक्ट तो अच्छे से कर लो। ये 3 तो तुम वैसे भी अगर देखोगे ना, नोट से भी पढ़ोगे तो समझ में। ठीक है, बट इससे क्वेश्चन आएगा, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं एक बार देख लूंगा कि कौन सी है, वो मैं आपको बता दूंगा। इस रिकॉर्डिंग से आप ये कर सकते हैं, और ये इनकी रिकॉर्डिंग कौन कौन सी। ठीक है, ये भी मैं भी देख के अभी रात में आपको मैसेज। सो 1 नवंबर से पहले हो जाएगा खत्म वो तो जाना चैप्टर? चाहिए बच्चे। देखो क्या है, इसमें अब हम टाइम लगा रहे हैं क्योंकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक होता है कि हम पढ़ पढ़ के चले जाते हैं बस, बट हम क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं, और इसमें भी हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो भागने वाली सर आप चीज। रिकॉर्डिंग भेज ही देना फिर। रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी है कि नहीं भेजी, तो आप एक बार चेक कर लेना, उसमें मैं बता दूंगा कि कौन सी रिकॉर्डिंग में, कौन सी क्लास में, कौन कौन से टॉपिक हुआ। ठीक है, ओके सर। देखो बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। सिंपल सी कहानी है, सेम काइंड ऑफ एटम्स आर अटैच्ड टू सेम एटम, same kind of atoms are attached to same side, then it is called cis. And if same kind of atoms are attached to opposite side, then it is called trans. If same kind of atoms are attached on the same side, then it is called cis. If same kind of atoms are opposite on the are attached on the opposite side, then it is called trans. समझ में आया बच्चों, नहीं आया? टेल मी। यस सर। यस सर। देखिए एक बात सर बता, बता दीजिए। देखो बच्चे बड़ा सिंपल है यार, एच एच सेम साइड पे है, yes or no? और सीएल सीएल Yes. सेम साइड पे, जिसे सर कहते हैं एक बार cis. डेफिनेशन रिपीट कर दो प्लीज। If same kind of atoms are on the same side, then it is called cis. If same kind of atoms are on the opposite side, then it is called trans. If same kind of atoms Yes. are on the same side, then it is called cis. Same kind of atoms on the opposite side, then it is called trans. लिख देता हूँ बच्चों, देखो, same kind of atom, same side, cis. Same kind of atom, opposite side, trans. ठीक है बच्चों, टेल मी। यस सर। चलो अब जल्दी से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखेंगे, हमने एक टॉपिक पढ़ा था डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता था बॉन्ड मोमेंट का सम, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। चैप्टर 4 में। अच्छा, इन दोनों का बॉन्ड मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों का बॉन्ड मोमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ इस तरह से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। एवरीवन यस सर। तो बोलो ना यार, यस और नो। यस सर सर। क्लोरीन में आपने एरो का बनाया है? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेड किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की कार्बन तरफ हाइड्रोजन होगा। में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेड किसकी तरफ होगा? कार्बन की तरफ। मुझे लगा कि शायद डायपोल आपने कार्बन की तरफ बना दिया था। नहीं, क्लोरीन की तरफ है ना हेड। यस सर ठीक है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो। बट ट्रांस में अगर हम देखें तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, दिख रहा है बच्चों? सर फिर सीएल की तरफ होगा ना सर हेड? क्या कह रहे हैं बच्चे? सर कार्बन और क्लोरीन में सर सीएल की तरफ हेड होगा ना? सीएल की तरफ ही तो है, क्लोरीन की तरफ ही तो है, दिख नहीं रहा है बच्चों? सर ट्रांस आइसोमर में। अरे यार, सर ट्रांस आइसोमर में। सॉरी सॉरी सॉरी। इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर बच्चों, टेल मी। अरे नहीं सर समझ में आ रहा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सर वाली नहीं, समझ नहीं आ रहा है वाला। सुन लो, ये क्लोरीन दिख रहा है ऊपर की डायरेक्शन में और एक क्लोरीन है नीचे की डायरेक्शन में। टेल मी। यस सर। यस सर। ठीक है, सेम फोर्स से खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कहां डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा। रेस्ट पर आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ से एक हाइड्रोजन को खींचा रहा है सी से और यहाँ से खींचा जा रहा है, तो सेम फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, अगेन कहां डिस्प्लेस होगा बच्चे? कहीं भी नहीं। समझ में आया? तो इसका डायपोल मोमेंट Yes, क्या sir. होगा? 0। यस और नो? टेल मी। Zero. अब यहीं से सारी Yes, कहानी है, ये सारी कहानी यहीं से है। प्लीज सुन लो बच्चे ध्यान से। डायपोल मोमेंट 0 नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब इसमें हमें क्या समझना है बच्चों? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसे हम पोलर कहते हैं, और जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर।
क्योंकि कंडीशन होती है लाइट डिसॉल्व लाइट, वाटर भी पोलर होता है और सिस आइसोमर भी पोलर। समझ में आया बच्चों मैंने क्या करा है? यस यस सर। सर। और इनका पोलर नेचर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई है। पहले ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? टेल मी। यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? जो हेड बना है वो किसकी तरफ है? Cl Cl, इसका C, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा है, देखिए ये Cl और H का हो गया, यहाँ से Cl और H का हो गया, तो ये अगर जोड़ते हो तो इस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इस डायरेक्शन में जो कैंसिल आउट नहीं होगा। टेल मी एवरीवन, यस और नो? यस सर। अब ट्रांस की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर एक चीज होती है, सिस की अगर हम बात करें, सेम काइंड ऑफ एटम सेम साइड पे होगा तो एक दूसरे को रिपल्शन भी देगा। रिपल्शन देंगे नहीं देंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच और एक साइड आ गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चों। यस सर। बोलो ना Yes, यार sir. सारे के सारे बच्चों। यस सर। Same kind of atoms are on the same side, then they will give strong hindrance to each other. क्लोरीन के ऊपर लोन करे, क्लोरीन के ऊपर लोन करे, एक दूसरे को रिपल्शन देंगे। क्लियर? Yes or no? Yes, sir. यस सर। Repulsion between same kind of atom ion और molecule या ग्रुप लिख लो is called steric hindrance. Steric hindrance, और steric hindrance कहां पर ज्यादा होता है बच्चों? That is in case of cis ion. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे steric hindrance ज्यादा होता है इसीलिए ये कम स्टेबल माना जाता है। रिपल्शन से स्टेबिलिटी घटती है बच्चों, याद है ना सबको, हमने पहले भी पढ़ रखा है। यस यस सर। सर। Yes, sir. रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी घटेगी, इसलिए हम इसे कहते हैं दिस इज लेस स्टेबल। सर एनर्जी भी ज्यादा होगी ना इस मॉलिक्यूल की? हाँ बच्चे, सर अगर स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी ना मॉलिक्यूल के अंदर? क्या 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 सर अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो सर एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी ना? कम होती है? कम स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम। सर स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज्यादा होती है ना? हाँ, स्टेबिलिटी कम हो मतलब एनर्जी ज्यादा। क्लियर? सर लिख रिपल्शन सकते हैं से इसमें ये एनर्जी चीज? बढ़ती है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी घटती है। क्लियर बच्चों? यस सर तो लिख सकते हैं इसमें? हाँ, सर तो इसमें लिख सकते हैं मॉलिक्यूल एज हाई एनर्जी? आपको एनर्जी लिखने की जरूरत क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस कीवर्ड है बच्चे, कीवर्ड, इसे भूलना नहीं। ठीक ओके है, सर। हाँ, तो कीवर्ड ये मेंशन कर दोगे इसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, बट आपके पास इसके बाद आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इज रिपल्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी एक साथ आ गए तो क्या होगा? रिपल्शन करेंगे। डेफिशिएंट यानी पॉजिटिव एक साथ आ गए तो रिपल्शन करेंगे। सेम काइंड ऑफ एटम सेम साइड पे होते हैं तो हिंड्रेंस होता है और रिपल्शन होता है। रिपल्शन को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। जब हिंड्रेंस ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी घट जाती है। इसका मतलब ट्रांस ज्यादा स्टेबल है ना बच्चों? क्यों यस सर। ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस कम है? क्योंकि सेम काइंड ऑफ एटम अपोजिट साइड। यस और नो? डायगोनल है ना, डिस्टेंस Yes, मैक्सिमम sir. है तो रिपल्शन मिनिमम होगा। यस और नो बच्चों? टेल मी। सर इसको हम अट्रैक्शन की टर्म्स में नहीं लिख सकते ना? जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखो ना, बड़ी सिंपल सी चीज है। ये एक सिस है, दूसरा एक और सिस है, तो यार ये सिस तो दूसरे सिस को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि इसका H उसके H को रिपेल करेगा, इसका क्लोरीन उसके क्लोरीन को रिपेल करेगा। आपस में तो हिंड्रेंस है ही, जो दूसरा सिस आएगा उसको भी रिपेल करेगा। यस और नो? Yes, sir. इसके साथ में एक ट्रांस रख के देखो तो Cl के सामने H आएगा, आएगा ना? अगर इसको उठा के इसके साथ रखते हो Yes, sir. तो Cl और H सेम काइंड के हैं? नहीं। इस H के सामने Cl आएगा, क्या H और Cl सेम काइंड के? नहीं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बच्चे? Yes, यस sir. सर। यही उठा के इसके साथ में रखो तो आपको पता चलेगा दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिपल्शन है, ट्रांस में नहीं। क्यों? क्योंकि अपोजिट एटम्स आ रहे हैं। Cl के सामने H आ रहा है, H के सामने Cl आ रहा है। Cl और Cl डायगोनल है, H और H डायगोनल। डायगोनल डिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो रिपल्शन मिलेगा। यस और नो? Yes, यस sir. है ड्यू टू सिमेट्रिक नेचर। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि डायपोल मोमेंट 0 है। सर यानी सिस को भले हम सिस के साथ रखें या सिस को ट्रांस के साथ रखें, दोनों में रिपल्शन होगा। आपके पास यार एक मॉलिक्यूल में एक मोल मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चे, हाँ सर। है ना? तो उसके कंसेप्ट में अगर सोचोगे तो सिस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो कम स्टेबल होंगे। यस और नो? Yes, sir.
सर ऐसे नहीं रख सकते मॉलिक्यूल में, जैसे एक एटम का हाइड्रोजन वाली साइड आ रही है और दूसरा एटम की साथ में क्लोरीन वाली साइड आ रही है। आपका कहने का मतलब है हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन। नहीं सर, जैसे आपने ड्रॉ किया है और दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम इसका ही 180 डिग्री रोटेट करके रख दे कि ऊपर ऊपर वेरी गुड क्लोरीन आ क्वेश्चन, जाए। याद कर लो बच्चे, डबल बॉन्ड में रोटेशन लाओ। ये कई बच्चों को लगता है। चलो ये चीज अपने पूछ के मैं 2 मिनट में बता दूं, पहले एक पॉइंट लिख देता हूँ बच्चे, है ना? ठीक है। ठीक है सर। देखो बच्चों, सिस का ना मेल्टिंग पॉइंट हाई है। आप सब लोग को मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता है? जल्दी से बताइए। यस सर। सर बॉन्ड बहुत देर बाद टूटेगा। मैंने पूछा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता है बच्चों? सर 1 Yes, बार। sir. हाँ? यस सर। क्या होता है मेल्टिंग? सर एक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। नहीं सर, वो बॉन्ड बहुत देर बाद सर वो ऐसा सर, पॉइंट जिस पे सर, वो boiling point में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सर पहले मेल्ट होता है फिर बॉईल होता है। सर जो मेल्टिंग पॉइंट है सर, उसमें सर गैस से ऐसा होता है कि गैस लिक्विड शॉर्ट होता है, तो सर बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाता है सर ऐसा। मेरा तबीयत ठीक नहीं है बच्चों थोड़ी। सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कम आप लोगों होता ने है। आंसर दोगे तो मेरी और बिगड़ जाएगी, प्लीज। डेफिनेशन सबको पता है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, आप लोगों ने जो 9th-10th में पढ़ा है, पहला सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, मैं ज्यादा इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करूंगा, है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत डिटेल टॉपिक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे जो सेकंड टर्म का। बेसिक चीज सुन लो जल्दी से। मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। टेल मी यस और नो? यस सर। यस Yes. सर। तो मेल्टिंग पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेशन जब पढ़ोगे तब पढ़ लेना। डेफिनेशन जो आप लोग बोल रहे हो वो आउटडेटेड है, क्योंकि वो 9th-10th क्लास की है, नाउ इन क्लास 11। तो एक्चुअल में जो डेफिनेशन होती है, दैट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट। सिंपल वर्ड्स, सॉलिड एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट। मेल्टिंग पॉइंट के समय ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड बन जाता है। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ही फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है बच्चों। क्लियर है? ओके सर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Yes or no? Freezing point of water is Yes, 0 sir. degree. Yes sir. Melting point of ice is 0 degree Celsius. Clear everyone? Yes sir. Yes sir. ठीक है, बट मैं इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं बता रहा, इनकी बड़ी बेसिक डेफिनेशन है, सबको पता होनी चाहिए। मैं आपको डेप्थ में ले जाना चाह रहा था बच्चों कि मेल्टिंग पॉइंट के समय होता क्या है। कई बच्चों से मैंने पूछा, क्लास 12th में बच्चे आ जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई एम नॉट आस्किंग साइंटिफिकली व्हाट इज द डेफिनेशन, आई एम आस्किंग व्हाट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट। कुछ लोग तो कहते हैं जी बॉन्ड ही टूट जाता है। कुछ लोगों के लिए बर्फ जब मेल्ट होती है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाता है। कई लोगों के लिए तो मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट पानी के अलावा कुछ उबला ही नहीं है, कुछ फ्रीज ही नहीं हुआ। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पूछो तो बता देंगे 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों हर सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये आपको पता है। तो सुनो बच्चों, Yes sir. Yes sir. तो आप ये Yes, पहले sir. तो पानी वाला जो टेंडेंसी है वो निकाल दो, बट आप पानी से अच्छे से समझ सकते हो तो उसी से समझ। कभी भी आइस अगर मेल्ट होता है तो वाटर ही बनता है, यानी H2O ही होता है। H2O अगर बॉयल भी होता है तो H2O के ही वेपर्स होते हैं। तो चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं होता। H और O अलग नहीं होते। चाहे आप पानी के वेपर्स की बात क्यों कर लो, पानी के ही वेपर्स हैं, यानी H2O के वेपर्स। यस और नो? बस उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं। फॉर्म चेंज हो जाता है। अरे भाई रुको रुको मेरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको समझ में आया कि बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ये सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. सारे बच्चे ध्यान सुन ले। कोई भी सब्सटेंस अगर मेल्ट हो रहा है या बॉयल हो रहा है तो उसके बीच में जो बॉन्ड है, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है HOH, जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। तो ब्रेक क्या होता है? ब्रेक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो होती है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के समय। बॉइलिंग पॉइंट के समय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक। तो सॉलिड यानी मेल्टिंग पॉइंट के समय क्या होता है? क्या उस समय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होती है?
सर हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लूज ब्रेक नहीं होती। रिमेंबर, सॉलिड से जब आप लिक्विड में जाते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती नहीं। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है क्या, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती? होती है। होती है। ना, तो ये कह सकते हैं कि वो लूज हो। तो एक्चुअल में ब्रेक क्या होता है? ब्रेक होता है 3D स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लैटिस। ठीक है, जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक होता है, उसे हम लैटिस कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के समय लैटिस ब्रेक होता है, फोर्सेस ब्रेक नहीं होती, बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होती। रिमेंबर, समझ में आ रहा है? एक बार ये वाला पॉइंट ऑफ फिर से बता दीजिए, ये वाला थोड़ा समझ तो इसलिए कह रहा था बच्चे, सच सामने आ रहा है ना धीरे धीरे। बॉइलिंग पॉइंट के समय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होती है। जैसे H2O के बीच में जो फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो ब्रेक होती है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो H2O के वेपर्स अलग हो जाते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, उसमें भी बॉन्ड नहीं टूटता। मेल्टिंग पॉइंट के समय लेटिस टूटता है। नाउ व्हाट इज लेटिस? लेटिस इज 3D स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस 3D स्ट्रक्चर? एटम्स को जब आप x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पे रखोगे तो पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड लेटिस। बहुत छोटे से एग्जांपल से समझो, आप जिस भी रूम में बैठे हो वो रूम ब्रिक से बना हुआ है, ईंटों को जोड़ जोड़ के वो घर बना या वो रूम बना। क्लियर? तो आपको 3D स्ट्रक्चर तोड़ना है। 3D स्ट्रक्चर तोड़ने का मतलब क्या है? जो ब्रिक्स है उनकी जो क्लोज पैकिंग है, जिसके बीच में सीमेंट की फिलिंग करी गई है, सुनो। यस सर। हाँ, क्लास में हो ना बच्चों, जल्दी से प्लीज। यस सर। यस सर। हाँ, जो ब्रिक्स हैं उनके बीच में एक तो क्लोज पैक है, आप एक दीवार ऐसी बना रहे हो जिसमें ईंटों को बस आप रखते जा रहे हो। यू आर प्लेसिंग ब्रिक्स अलोंग x axis, y axis and z axis, you are making a complete room, but you are not filling that gap by using any substance like cement or anything else. एक वो वॉल है, एक वो रूम है, और एक रूम है जहाँ पे आपने गैप्स को भी फिल करना। तो किस रूम को ब्रेक करना या किस वॉल को तोड़ना आसान है? जिसमें सीमेंट नहीं लगा। हाँ, जिसमें सीमेंट नहीं है। क्लियर हो रहा है? पर दोनों ही 3D है, दोनों ही 3D स्ट्रक्चर्स है। यस और नो बच्चे? यस सर। अब एक ब्रिक ऐसी है, एक जगह पे क्या हो रहा है, मैं दो ब्रिक्स को पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो क्या कभी भी उनसे क्लोज पैक्ड वॉल बन सकती है? क्लोज पैक्ड 3D स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं सर। नो सर। इस वाले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मॉलिक्यूल को रिपेल कर रहे हैं, तो कभी भी एक क्लोज पैक हो पाएंगे? नहीं नो सर। सर। क्लोज पैक नहीं हो पाएंगे तो इनका क्लोज पैक 3D स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। क्लोज पैक 3D बनेगा। मैंने आपको कहा दीवार दो बना के दिखाई मैंने आपको, एक में से मैंने ब्रिक्स रखे थे, सीमेंट नहीं लगाया था, एक तरफ मैंने सीमेंट भी लगाया। दोनों में से कौन सी दीवार तोड़नी आसान है? सीमेंट नहीं है। ब्रेक है। सीमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है ना? बट है तो दोनों 3D, है तो दोनों सॉलिड। यस सर। दूसरी बात, मैं ब्रिक्स को नहीं तोड़ रहा, मैं दीवार गिराने की बात कर रहा हूँ। ब्रिक्स नहीं टूटना चाहिए। ऐसा नो, या तो ये भी समझ लो ब्रिक्स के बीच में धागा है तो धागा भी नहीं टूटना चाहिए। धागा दूर जा सकता है, वो धागा ना टूटे, वो धागा एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्लियर? तो आपको दीवार गिरानी है, बट जो ब्रिक्स के बीच में धागा है वो भी नहीं टूटेगा और ब्रिक भी नहीं टूटेगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। दो ब्रिक्स के बीच में धागा है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो दूर जा सकता है। अभी आपने क्या करा, बिल्कुल ब्रिक्स को पास में रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि दो ब्रिक्स जो हैं उनके बीच में रिपल्शन है, क्या कभी भी वो क्लोज पैक हो सकते हैं? नहीं सर। नो सर। अगर वो क्लोज पैक नहीं हो सकते तो क्या होगा? तो उस केस में जो लैटिस बनेगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो परफेक्टली क्लोज पैक नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? दैट विल बी लो। यस और नो बच्चों? यस सर। ट्रांस में क्या हो रहा है, अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स को पास ला रहा हूँ तो रिपल्शन नहीं है, तो ये क्लोज पैक हो सकता है। क्लोज पैक होंगे तो लैटिस क्लोज पैक्ड होगा, लैटिस स्ट्रांग होगा। लैटिस मतलब दैट 3D स्ट्रक्चर, और वो अगर स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। क्लियर एवरीवन? टेल मी फास्ट। यस सर। यस सर। यस सर। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा व्हेन वी विल डिस्कस स्टेट्स ऑफ मैटर। तब मैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अभी तो आपने बस ये समझा कि होता क्या, होता कैसे ये भी नहीं पता। बॉइलिंग पॉइंट पता है सबको? नो सर। यस सर सर। उस पे होता होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब ब्रेक हो जाते हैं। डेफिनेशन तो आपको जो पता है वो गलत ही है, मतलब गलत मींस अब वही वाली बात है, सनसेट सनराइज वाली कहानी बताई थी ना मैंने, सनराइजेस। तो फिर हमें 9th में पढ़ाते भी क्यों? वो वाली कहानी है, वो आपने बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो अलग। पता है बॉइलिंग पॉइंट के समय क्या होगा? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं। वो तो मैंने बता दिया ना। एक्चुअली क्या होता है, देखा है कभी किसी को उबलते हुए देखा है? मतलब पानी को तो देखे हुए। जी सर। यस सर। यस सर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बबल फॉर्मेशन होता है, दैट मींस Yes, जो sir. वेपर्स है वो लिक्विड की सरफेस के नीचे फॉर्म हो गए और वो बबल बन के बाहर आए। यस सर। यस सर। क्या सर एक बार और जनरली रिपीट वेपर करना। कहाँ से बनते हैं? वेपर सरफेस से बनते हैं। इवेपोरेशन सबने सुना होगा, तो वेपर्स कहाँ से बनते हैं? सरफेस। बट व्हेन यू आर बॉइलिंग अ लिक्विड, देन इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल।
ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी आपने पढ़नी है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जितना मुझे बताना था समझ में आ रहा है बच्चों? एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जिसका क्लोज पैक स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा क्लोज होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इसमें क्लोज पैक नहीं बन सकता क्योंकि हिंड्रेंस है, इसमें क्लोज पैक स्ट्रक्चर बन सकता है क्योंकि हिंड्रेंस नहीं, यानी रिपल्शन नहीं। इतना समझ में आ गया बच्चों? यस 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 सर एक सर। बार आपकी समरी दीजिए सर, वो एक बार फिर से समरी दे दीजिए सर बस। अब तो हो गया बच्चे टाइम आउट। तुम टाइम आउट के बाद क्यों बोलते हो यार सिद्धार्थ? आईपीएल था सर। क्या कह रहे हो बताओ, क्या समझा दूं? इसका बताना भाई, सिस और ट्रांस बनाना है इसका, ठीक है? क्या करोगे, सिस और ट्रांस यस कैसे सर। बनाते हैं? सर पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। पहले डबल बॉन्ड को ढूंढना, डबल बॉन्ड से देखना कौन सी सेम चीज अटैच है, जो भी सेम चीज अटैच है उसे सेम साइड पे रख दोगे सिस, जो भी सेम चीज अटैच है उसे अपोजिट साइड पे रख दोगे ट्रांस। सिंपल है। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, डबल बॉन्ड देखो कौन से कार्बन पे है, उन दोनों कार्बन को पकड़ो, उन दोनों कार्बन में देखो कौन सी सेम चीज को सेम साइड पे रख दोगे सिस, सेम चीज को अपोजिट साइड पे रख दोगे ट्रांस। क्लियर बच्चे? सर इसमें क्या अच्छा जो चीज? हाँ बच्चे, अच्छा जो बाकी है जो बाकी के अगर वो हैं, सेम है तो उनको भी वैसे ही करो ना, जैसे Cl है सेम साइड पे, HH सेम साइड पे। अगर मान लो ये Cl है और ये फ्लोरीन है, तो इसको तो मुझे देखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो डिफरेंट है, फिर तो मैं उसी को देखूंगा ना जो सेम है। क्लियर? सर तो इसमें Yes, CH2 sir. CH2 CH2 क्या CH2 करना है वो आप ट्राई करना ना, तब आपको पता चलेगा। करो तो सब कुछ बता दूं, आंसर ही बता दूं? नो सर। ट्राई तो करो यार, स्ट्रक्चर बनाओ, सी व्हाट इज सेम, हाउ यू कैन मेक सिस एंड ट्रांस। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी खुद ही, मतलब वहां पे पता चल जाए। हाँ सिद्धार्थ, बच्चे जल्दी बता क्या कह रहा था यार सिद्धार्थ? सर आप कंक्लूजन बता दीजिए सर, वो यस सर कंक्लूजन बता दीजिए सर, वो कंक्लूजन दे दीजिए। इसका कंक्लूजन दो, मेल्टिंग पॉइंट वाले का कह रहा है कि बच्चे? नहीं सर, सर जैसे अभी आपने बताया सर वो ट्रांस वाला सर, उसके अंदर जैसे जो हिंट्रेंस हो रहा है सर, एक बार बस उसका कंक्लूजन सर मतलब एक बार मैंने पूरा बच्चे सिंपल से वर्ड्स में बोला है, ये जो सिस है इसका जब मैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि रिपेल करते हैं तो ये परफेक्टली क्लोज पैक नहीं हो पाएंगे, परफेक्टली क्लोज पैक नहीं होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हिंट्रेंस मिनिमम है, तो ये आराम से क्लोज पैक हो जाएंगे, और क्योंकि ये क्लोज पैक हो जाएंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्लोज पैक होगा। ठीक है बच्चे? यस सर ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है आज की क्लास में जो मैंने आइसोमेरिज्म डिस्कस करा है बच्चों? यस 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 सर। थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट क्लास थर्सडे होगी। सर ठीक है, आइसोमेरिज्म खत्म हो गया? आइसोमेरिज्म खत्म। नेक्स्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट स्टार्ट करूंगा, और इसकी अभी मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा किसके अंदर कौन कौन से टॉपिक Excuse है। me, sir. तो इनका भी एग्जाम है बच्चे, वो पहले अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, और किसी को भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप ये रिकॉर्डिंग्स देख लें जिनका भी एग्जाम है तो मुझे बताइएगा, मैं ऑर्गेनिक बेसिक्स की भी कुछ वीडियो भेज दूंगा जिसमें आप इन्हीं टॉपिक्स के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलो बच्चे। हर्षवर्धन सर आपने नीचे क्या लिखा है, कंपेयर टू सिस आइसोमर, सिस। ओके सर। हाँ ठीक है बच्चों, और कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो Yes, sir. सर एक रिक्वेस्ट थी सर, आप इतनी रात को क्लासेस से थोड़ा अवॉइड किया कीजिए सर, रात को लेट हो जाता है। बच्चे मैं तो चाहता ही नहीं था बिल्कुल भी क्लास लेना। ठीक है, वो तो मैंने डबल डोज लेके क्लास ली है तुम्हारी। सॉरी ठीक है, बट मजबूरी ये थी ना कि कई बच्चों का एग्जाम था, इसलिए मुझे क्लास लेनी पड़ी, और कल फिर क्लास हो नहीं पाती। ठीक है, कल दूसरे बैचेस 12th वालों को रिपोर्ट चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेरे को आज क्लास रखनी पड़ी। यस सर ठीक है, Okay, sir. नेक्स्ट टाइम से हम अपने सेम Thank टाइम you, पे ही sir. क्लास में रखेंगे, जो हमारी टाइमिंग्स होती है उसी पे क्लास में। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। थैंक यू। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सर इज हाँ एवरीथिंग बच्चों। ओके? लाइक आर यू फाइन? हाँ हाँ बच्चे, एक्चुअली वो बारिश हो गई थी ना बीच में, उसकी वजह से, सीजन चेंज की वजह से ऐसा हो तो रहा है, लग रहा है वायरल टाइप है, फीवर आ रहा है। वैसे ओके ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा होता ओके है, चलता है। हाँ बच्चे, कोई कुछ कह रहा था, बताओ बच्चे। सर मैं कनिका, मैं कह रही थी कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो आप क्या उसके आंसर्स अच्छा भेज बच्चे, मैंने देंगे? सॉरी बच्चे, मैं उसे देख नहीं पाया। मैं उसको हाँ कल सुबह तक भेज दूं बच्चे, कल दिन तक? यस सर, कोई नहीं, शाम तक भेज देना कल नहीं, तक। भेजे थे, शायद दीक्षा ने भी भेजे थे कुछ क्वेश्चन। दीक्षा है क्लास में? यस सर। अच्छा, आपने भी भेजे थे ना कुछ क्वेश्चंस, वो अलग है क्या, वो सेम है? अलग है? सर वो सेम पेपर से पर अलग है क्वेश्चन।
अलग क्वेश्चन। चलो मैं दोनों देख के आपको, वो तो मैंने देखा था OF2 वाला, तो यार पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाला हुआ। सही है आंसर उसका? नहीं मतलब उसमें ऑप्शन ही नहीं है उसका। यस है ना सर? ओके। आपने टीचर से डिस्कस करा आपने? नहीं सर, एक्चुअली मुझे उसकी श्योरिटी नहीं थी ना, आपने बोला था कि आप देख के बताओगे, फिर मैंने पूछा नहीं। नहीं मतलब मैं तो उसको मतलब श्योरिटी तो थी, पर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ और कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना। एक्चुअली क्या हो गया है कि MCQ बनाने के लिए कुछ भी डाले जा रहे हैं, या कई सैम्पल पेपर वाले, तो उस किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है वो कंटेक्स्ट भी देखना पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल से तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, उसमें तो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 ही होगा। ठीक है, चलो मैं तब भी एक बार देखता हूँ तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है, एक बार टीचर से अगर हो सके तो क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके टेक केयर सर। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू।